जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूपीएससी हिंदी में ध्रुव बैच चला रही है मुख्य परीक्षा के दृष्टिगत, क्योंकि प्री के बाद आपको मुख्य परीक्षा के लिए अच्छे से मेहनत करना होता है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ध्रुव बैच का हम लोगों ने शुरुआत किया है। ध्रुव बैच की ये जीएस पेपर 2 की दूसरी क्लास है। ठीक है, कल की जो क्लास थी उसमें जो ये सामान्य अध्ययन का जो सेगमेंट है पीसीएस के लिए, ठीक है, पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन का जो सेगमेंट है सामान्य अध्ययन पेपर 2, ठीक है, इसका जो पहला टॉपिक था भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार, ठीक है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने में समय लग रहा है। तो जो सामान्य अध्ययन पेपर 2 का जो सिलेबस है उसमें ये जो पहला टॉपिक था भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार, विकास विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना से संबंधित। इसमें हम लोगों ने जैसे ऐतिहासिक आधार को कल कवर किया था, इसकी विकास को देखा था, इसकी प्रमुख विशेषताओं को देखा था, इससे संबंधित प्रश्नों को देखा था। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रावधान भी हो गए थे। आज हम लोग संशोधन, इसकी बुनियादी संरचना और इस पहले टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जैसे हम लोग जो पॉलिटी की क्लास है उसमें मैं आपको लगभग ये 3, 6 और 3, 9 टॉपिक के लगभग आपको ये पूरा कराऊंगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कल वाले थोड़ा सा दिक्कतों को देखा गया है, कल पहली क्लास थी तो हो सकता है उसकी वजह से कुछ दिक्कत हुई हो। ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने संविधान की प्रस्तावना है उसको देखा था शुरू में, जैसे कि इस भारतीय संविधान की उद्देश्य क्या है, जिसमें हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, यहाँ तक हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया था। आज न्याय हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से किस किस प्रकार के न्याय होते हैं, किस किस प्रकार की स्वतंत्रताएं होती हैं, समता क्या होता है। ठीक है, इस आगे मतलब इस जो उद्देश्य क्या है, जो प्रस्तावना जो प्रीएम्बल्स है उसके आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे न्याय आ गया, जस्टिस, न्याय। अब भारतीय संविधान 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। ठीक है, भारतीय संविधान 3 प्रकार के न्याय की बात करता है, एक सामाजिक न्याय, एक राजनीतिक न्याय और एक आर्थिक न्याय। ठीक है, यानी कि 3 प्रकार के यहाँ पे आपको न्याय मिलेंगे। पहला सामाजिक या सोशल जस्टिस, दूसरा आर्थिक या इकोनॉमिकल, और तीसरा राजनीतिक। ठीक है, वैसे तो ये तीनों ही न्याय बहुत जरूरी है, मतलब अगर पूछा जाए कि इन तीनों न्याय में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा राजनीतिक न्याय, क्योंकि इसके बिना इन दोनों की बात हमेशा बेमानी रहेगी। ठीक है, हालांकि मैं एक बार फिर से ये बताना चाहूंगा कि तीनों ही न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, तीनों ही न्याय आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तीनों में से किसी एक की भी कमी संविधानवाद को लागू नहीं करेगी। ठीक है, मतलब संविधान के जो मंतव्य है, संविधान का जो उद्देश्य है उसको लागू करने में दिक्कत क्रिएट करेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे सामाजिक न्याय की अगर हम बात की जाए, सामाजिक न्याय क्या होता है, तो सामाजिक न्याय का मतलब है कि हर व्यक्ति के साथ, व्यक्ति के स्तर पे बातचीत करेंगे, यानी कि व्यक्ति को महत्व यहाँ पे सामाजिक न्याय देता है। हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, लिंग, इसके आधार पे बिना भेदभाव के समान व्यवहार। ठीक है, तो सामाजिक न्याय क्यों जरूरी है, क्योंकि समान व्यवहार जरूरी है, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल। ठीक है, समान व्यवहार, इसलिए सामाजिक न्याय की का कॉन्सेप्ट संविधान के प्रीएम्बल में रखा गया है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का कॉन्सेप्ट रखा गया है। ठीक है, आर्थिक न्याय यहाँ पे क्या होता है, तो आर्थिक न्याय का भी अर्थ है कि आर्थिक मतलब व्यक्ति को आर्थिक कारणों के आधार पर ट्रीट नहीं किया जाएगा, यानी कि संपदा, आय, संपत्ति उसकी कितनी है, जैसे मताधिकार दिया गया है तो ये नहीं कि 1 करोड़ जिसकी संपत्ति है उसी को मताधिकार दिया जाएगा, ऐसी बात संविधान नहीं करता है। तो संविधान इन सब के आधार पर भी भेदभाव निषेध करता है और आर्थिक न्याय की बात करता है, जिसमें हम लोग एक काम तो ये करते हैं कि पहले तो भेदभाव नहीं करेंगे आर्थिक कारणों के आधार पे, दूसरा सरकार या राज्य जो है उसके दायित्व क्या होगा कि असमानता दूर करे। ठीक है, असमानता दूर करे, व्यक्तियों से इस आधार पे भेदभाव ना करे। ठीक है, और अनुपाती न्याय की भी बात करता है। ठीक है, तो इसलिए आर्थिक न्याय क्यों जरूरी है, ताकि व्यक्ति को अब व्यक्ति के विकास में आर्थिक कारण बाधित न हो। ठीक है, आप देखेंगे किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो गया है और उसके पास पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए, तो भारत सरकार क्या करती है, उसको निःशुल्क इलाज की व्यवस्था करती है, अगर वो गरीब है तो। ठीक है, तो इस प्रकार आर्थिक न्याय भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं एक बार
सामाजिक न्याय को, सॉरी राजनीतिक न्याय को, ठीक है। राजनीतिक न्याय क्यों जरूरी है? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण न्याय, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण न्याय राजनीतिक न्याय है। राजनीतिक न्याय का मतलब है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। आपके मत का मूल्य जो होगा, मेरे मत का जो मूल्य है वही आपके भी मत का मूल्य होगा, यानी कि मत का मूल्य समान, ठीक है, मत का मूल्य समान। आपको जो स्वतंत्रताएं होंगी वही स्वतंत्रताएं हमको भी होंगी, ठीक है। तो राजनीतिक स्तर पे अपने आपको रिप्रेजेंट करने के स्तर पे आप चाहेंगे दल बनाना, तो मैं भी चाहूंगा आसानी से मेरा दल बन जाए, ठीक है। तो इस प्रकार राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, इसकी घोषणा संविधान का उद्देश्य करती है, संविधान का प्रियम्बल करता है और बताता है कि हम उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं और इसमें क्या क्या है संविधान के प्रियम्बल में, और क्या क्या है। जैसे स्वतंत्रता की बात करता है, फ्रीडम की बात, ठीक है, फ्रीडम की बात करता है। अच्छा, फ्रीडम भी ये 5 प्रकार का देता है, ठीक है। कैसे, देखिए कौन कौन सी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, विश्वास की स्वतंत्रता, ठीक है, अभिव्यक्ति हो गया, विश्वास हो गया, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, धर्म, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना, ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना, अभिव्यक्ति, ठीक है, विचार की स्वतंत्रता, विचार, यानी कि ये 4 स्वतंत्रताएं भारत का जो प्रियम्बल है वो देता है। अभी हम लोग प्रियम्बल के अस्तित्व पे भी बात करेंगे अंत में, ठीक है, कि प्रियम्बल ऐसा नहीं कि प्रियम्बल में दे दिया है कि फ्रीडम ऑफ अभिव्यक्ति है, विचार की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है, तो आप इसके आधार पे कोर्ट जाकर के अपनी स्वतंत्रता की बात कर सकते हैं। उसके लिए मौलिक अधिकार का प्रोविजन है, यानी कि जो संविधान की प्रस्तावना के प्रस्तावना के जो तत्व हैं, आप उन्हें लागू करवाने के लिए वो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा इन्फोर्समेंट उसका नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात आती है कि भारत में ये स्वतंत्रताएं, अभिव्यक्ति की, विचार की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की, ये प्रियम्बल में क्यों रखा गया, ठीक है। तो प्रस्तावना में कहा गया है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए इन प्रकार की स्वतंत्रताएं होना आवश्यक है, ठीक है। अच्छा, स्वतंत्रता स्वच्छंदता में अंतर है, ठीक है। स्वतंत्रता की बात करेंगे तो स्वच्छंदता में ये एक है स्वच्छंदता, ठीक है, स्वच्छंदता, ठीक है। फ्रीडम क्या है और स्वच्छंदता, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर क्या है कि फ्रीडम जहाँ पे सबकी फ्रीडम की बात करता है, वही स्वच्छंदता जो है व्यक्तिगत होता है। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि मैं स्वच्छंद हूँ तो मैं कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हूँ, आपका नाक तोड़ने के लिए भी। लेकिन अगर मैं स्वतंत्र हूँ तो मैं आपका नाक नहीं तोड़ सकता, क्योंकि आप भी मेरा नाक तोड़ने के लिए स्वतंत्र होंगे, ठीक है। तो स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर है। तो भारतीय संविधान विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। अगली बात क्या है, यानी कि एक चीज ये भी है कि ये मौलिक अधिकार के थ्रू लागू होते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार भी, अभी जब लोग आगे मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये चीजें पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है, ठीक है। कुछ अनुबंधों के अधीन ये जो है युक्तियुक्त निबंधनों के अधीन स्थापित हैं, ठीक है। आगे हम लोग मौलिक अधिकार में इसको देखेंगे। फिर बात करता है संविधान समता की, ठीक है, समता यानी कि पैरिटी की। अब एक बात आती है यहाँ पे, एक और अवधारणा निकल के सामने आती है कि समता क्या है और समानता, ठीक है। समता और समानता की बात आती है तो देखिए, समता और समानता में अंतर क्या होता है। समानता का मतलब आपको हर स्थिति में एक बराबर चीज से दौड़ना है, मान लीजिए। और समता क्या है, अभी इसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए मुझे दौड़ना है, ये मैं हूं, ठीक है, और ये कोई दिव्यांग है, ठीक है। अगर समानता की बात होती है तो जैसा दौड़ मैं लगाऊंगा वैसा ही दौड़ इन दिव्यांगों को भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे फिनिश लाइन है। समानता की बात होगी तो दोनों लोग को एक जगह से स्टार्ट करना है, एक जगह पे जाके खत्म होना है। नंगे पैर मैं भी दौड़ूंगा, नंगे पैर वो भी दौड़ेंगे। अब जाहिर सी बात है वो दिव्यांग होंगे तो नहीं दौड़ पाएंगे, तो इसलिए समता की बात नहीं करता है, समानता की बात नहीं करता है, समता की बात करता है, पैरिटी की। पैरिटी क्या होती है, इनको जो दिव्यांग है इनको कोई ट्राईसाइकिल दे दी जाएगी, ठीक है। ट्राईसाइकिल दे दी जाएगी या ट्राईसाइकिल दे दी जाएगी, या बोला जाएगा ठीक है यहाँ पे आपको खत्म करना है, आप यहीं से शुरू करो, यहीं से आपको दौड़ना है और मुझे यहाँ से दौड़ना रहेगा, ठीक है। तो ये सकारात्मक भेदभाव की अनुमति देता है,
तो समता और समानता दोनों में अंतर समझिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो समता को लागू करते हैं। प्री में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से क्या क्या लागू करता है, उसमें एक धीरे से डाल देता है समानता, और उमूमन लोग समता समानता में कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं और क्या है, बंधुत्व। ये सब हम लोग कर किस ले रहे हैं, ये सब हम लोग कर किस ले रहे हैं, तो हम लोग कर इस ले रहे हैं ताकि लोगों में भाईचारे की भावना हो और भारतीयता, ठीक है, कि हम सब लोग एक संस्कृति से जुड़े हैं, और वो संस्कृति क्या है, भारतीयता की, ठीक है। जब हमारे अंदर भारतीयता का भाव होगा, तो भारतीयता का भाव कब होगा, जब हमको इस प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलेंगी, जब हमको सामाजिक न्याय मिलेगा, जब हमको संविधान को मानने के कारण मिलेंगे, ठीक है। संविधान को मानने का कारण मतलब कि संविधान क्यों हम माने, उसके पीछे संविधान हमको कुछ अधिकार देगा, ठीक है, कुछ हमारे ऊपर दायित्व कर्तव्य क्रिएट करेगा, ठीक है। तो बंधुत्व का मतलब क्या हो जाएगा, बेसिकली फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, ठीक है। और भाईचारा किस लिए, ताकि हम लोग एक दूसरे को भारतीयता के तौर पे देखें, ना कि मैं यूपी वाला हूं, ना मैं गोरखपुर वाला हूं, ऐसे करके, ठीक है। तो इसके लिए संविधान क्या करता है, आपको देखिएगा, यूपी की नागरिकता मिलती है, नहीं मिलती है, आप यूपी के नागरिक ना होकर के भारत के नागरिक हैं, ठीक है। तो इसके लिए भारत संविधान क्या करता है, एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, ठीक है। एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, और बोलता है कि कोई यूपी का नागरिक नहीं होगा, कोई एमपी का नागरिक नहीं होगा, बल्कि सब क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे, ठीक है। इसी प्रकार जो अनुच्छेद 51 क है उसमें बोला जाता है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, वर्गगत विविधताओं से ऊपर उठ करके सौहार्द और आपसी भाईचारे के लिए काम करे, ठीक है। तो फ्रेटर्निटी के लिए काम करने की बात की जाती है। तो इस प्रकार आपको बंधुत्व भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला बिंदु के तौर पे, अब एक प्रश्न को उठा लेते हैं। ये प्रश्न यूपीएससी ने पूछा था, ठीक है, 2009-19 में यूपीएससी का क्वेश्चन था कि व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस अप्रोच टू सेक्युलरिज्म, ठीक है। 150 शब्द का क्वेश्चन था, 10 अंक का, कि सेक्युलरिज्म है जो उससे भारत क्या सीख सकता है। तो धर्मनिरपेक्षता के भारत के संविधान के उपागम से फ्रांस क्या क्या सीख सकता है, ठीक है। तो कल थोड़ा सा पहला दिन था, आज हम लोग काम ये करते हैं, ये वाला जो था धर्मनिरपेक्षता वाला कॉन्सेप्ट कल मैंने डिस्कस प्रॉपर्ली किया हुआ था। अब इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो इस प्रश्न के जायज सी बात है, किसी भी प्रश्न के 3 भाग होंगे, भूमिका होगी, मुख्य भाग होगा और निष्कर्ष होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, और अब आप लोग कमेंट करके बताइए यहाँ पे कि भूमिका में क्या लिखा जाएगा, ठीक है, भूमिका में क्या लिखा जाएगा, दूसरा मुख्य भाग में क्या होगा, ठीक है, मुख्य भाग, और 5 मिनट वीडियो, 5 मिनट में आप लोग इसको कमेंट कीजिए, ठीक है, निष्कर्ष में। क्योंकि अगर एक तरफा मोनोटोनिसिटी हो जाएगी क्रिएट, कल थोड़ा सा इसकी शिकायत थी कि सर थोड़ा सा उसमें समय दिया जाए, तो मैं आज बिल्कुल समय दे रहा हूँ, ठीक है। निष्कर्ष आप लोग कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे भूमिका में क्या लिखेंगे, मुख्य भाग में क्या होगा, निष्कर्ष क्या होगा। सबसे पहले तो यहाँ प्रश्न समझ में आ रहा है कि धर्मनिरपेक्षता के भारत के संविधान के उपागम से फ्रांस क्या सीख सकता है। तो अब देखिए, धर्मनिरपेक्षता के 2 उपागम बेसिकली विश्व में प्रचलित है, ठीक है। मुख्यतः दो उपागम यानी कि 2 प्रकार की धर्मनिरपेक्षता प्रचलित है। पहला जो भारत का संविधान देता है, और दूसरा जो फ्रांस के यहाँ है, फ्रांस यानी कि पश्चिमी देश। तो प्राय धर्मनिरपेक्षता के 2 उपागम या 2 कॉन्सेप्ट हैं। पहला क्या है कि जो भारत का संविधान देता है, और दूसरा क्या है जो फ्रांस यानी कि पश्चिमी देशों में है। भारत का संविधान क्या है, भारत का संविधान का कोई राजधर्म नहीं है, ठीक है, कोई भी राजधर्म नहीं है, लेकिन वो धर्म में युक्त हस्तक्षेप कर सकता है। यहाँ पे भारत में आप देखेंगे कि धर्म का पालन आप सार्वजनिक स्थानों पर भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रांस में धर्म का पालन सार्वजनिक स्थानों पर नहीं किया जा सकता है। तो अब इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए धर्मनिरपेक्षता के भारत के संविधान के उपागम से फ्रांस क्या सीख सकता है, इस पे प्रश्न आया था 2019 में। और ये प्रश्न पूछने का कारण क्या था यूपीएससी का, क्योंकि उस समय आप लोग को पता होगा कि एक विवादास्पद कार्टून बना देने की वजह से फ्रांस के एक टीचर थे, उनको गोली मार दी गई थी, ठीक है। तो अब इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अब आप लोग बताइए कि इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। मुख्य भाग, निष्कर्ष, ठीक है। तो भूमिका में बताइए क्या लिखेंगे, मुख्य भाग में क्या लिखेंगे, और निष्कर्ष में क्या लिखेंगे। तो मैं पानी पी लेता हूं। ठीक है,
तो अब एक बार भूमिका को डिस्कस कर लेते हैं, मुख्य भाग को, और ये इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए बात आती है कि यहाँ पे भूमिका में आप क्या लिख सकते हैं। तो एक तो देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें दो तरीके से भूमिका लिखी जा सकती है। एक तो सीधे सीधे आप बता दीजिए कि फ्रांस में क्या है कि जो मध्यम मार्ग, मतलब जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है एक प्रकार का मध्यम मार्ग है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा धर्म पे प्रतिबंध लगाता है और न ही बहुत ज़्यादा धर्म को प्रोत्साहित करता है, धर्म के साथ न्यूट्रल रहता है, मध्यम मार्ग, ठीक है। बुद्ध बौद्ध धर्म का मध्यम मार्ग, एक तो इसे शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा, आप इसमें धर्मनिरपेक्षता को ही बता सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता कितने प्रकार की है और कौन कौन सी है, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता, तो भूमिका में आप बता सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता की मुख्यतः दो अवधारणाएं, जैसा कि मैंने बताया था। पहला अवधारणा जो पश्चिमी देश यानी कि फ्रांस वगैरह में देखी जा सकती है, जहाँ पे धर्म आंतरिक विषय है और इसका प्रदर्शन बाह्य रूप से करना स्वीकार्य नहीं है, ठीक है। जैसे वहाँ पे आप देखेंगे कि बुर्के पर प्रतिबंध है, ठीक है। आप बाहर जो भी धार्मिक रिलीजियस है, जैसे सिख धर्म वाले लोग जो पगड़ी धारण करके जाते हैं, वहाँ पे मना है, कृपाण नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे धर्मनिरपेक्षता का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। भारत में धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारत में आप अंतःकरण की स्वतंत्रता रखते ही हैं, धर्म को खुद से मानते ही हैं, साथ ही साथ आप इसका सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन भी कर सकते हैं। आपको कोई राज्य उस पर युक्तियुक्त निर्बंधन नहीं मतलब युक्तियुक्त निर्बंधन लगाएगा, लेकिन जब तक कि लोक स्वास्थ्य सार्वजनिक व्यवस्था इन सबको खतरा न हो, तब तक राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आप भूमिका में इसके 20 से 25 शब्दों में बताएंगे कि धर्मनिरपेक्षता का जो पश्चिमी संस्करण है वो बताता है, वह धर्म पे कठोरता आरोपित करता है और धर्म को जो है बाह्य रूप से अभिव्यक्ति करने से मना करता है। वहीं भारतीय उपागम जो है वो बताता है कि धर्म आप सार्वजनिक रूप से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको बता सकते हैं। अब बात आती है मुख्य भाग की, ठीक है। तो इतना में भूमिका ये कंक्लूड हो जाएगा, थोड़ा सा अपने शब्दों में लिखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है मुख्य भाग में। मुख्य भाग में यहाँ पे क्या लिखेंगे? मुख्य भाग में पहले तो आप लोग कमेंट करके ये बता दीजिए कि क्या क्या चीजें आप लोग इसमें बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, ठीक है। मुख्य भाग में पहला चीज आपने ये लिख सकते, मुख्य भाग में आपने भूमिका पर आपने बता दिया कि धर्मनिरपेक्षता का संविधान, धर्मनिरपेक्षता किस प्रकार की है और फ्रांस और भारत के धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है, ठीक है। अब भारत की धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे, ठीक है। तो अब बात करेंगे यहाँ पे भारतीय उपागम से क्या सीख सकता है फ्रांस। तो भारतीय उपागम धर्मनिरपेक्षता की क्या है? तो पहला क्या है कि भारत की धर्मनिरपेक्षता का जो प्रमुख सिद्धांत है वो क्या है? सर्वधर्म समभाव, ठीक है। सर्वधर्म समभाव। वहां पे आप देखेंगे कि फ्रांस में क्या है, जो वहाँ के बहुतायत जो ईसाई समुदाय है वहाँ पे ज्यादा हावी है, लेकिन भारत में क्या है? सर्वधर्म समभाव की बात की गई है, ठीक है। सर्वधर्म समभाव की बात की गई है। जो भारत ये क्या करता है, बेसिकली राज्य को एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। इस प्रकार बात आती है, जैसे आप देखेंगे, अच्छा एक तो सर्वधर्म समभाव, ठीक है। एक तो बात आ जाएगी यहाँ पे सैद्धांतिक दूरी की, यहाँ पे आप चर्चा कर लेंगे कि यहाँ पे ये सैद्धांतिक दूरी की बात करता है, ठीक है। सैद्धांतिक दूरी की बात करता है। दूसरा बात क्या करता है? युक्तियुक्त निर्बंधन की, जैसे मैंने बात की थी, ठीक है। तो युक्तियुक्त निर्बंधन, अब इसमें आप क्या एग्जाम्पल ला सकते हैं? अच्छा, कीवर्ड्स और एग्जाम्पल आप जितना ज्यादा अप्रोच करेंगे इसका, उतना ज्यादा आपको फायदा लगेगा, ठीक है। तो सैद्धांतिक दूरी की बात करता है कि धर्म का, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन युक्त निर्बंधन भी है, ठीक है। यानी कि ये क्या बात करता है, ठीक है। ये बात क्या करता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रिपल तलाक मामले में, ठीक है, 3 तलाक, ठीक है। 3 तलाक का जो मामला था उसको आप देख सकते हैं, कल लोगों ने बात की थी। सबरीमाला को देख सकते हैं, ठीक है। सबरीमाला को देख सकते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल दे सकते हैं। संथारा प्रथा की बात कर सकते हैं, संथारा पे रोक लगा दिया था जैन धर्म में सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। संथारा प्रथा का आप उदाहरण दे सकते हैं कि सर्वधर्म समभाव की बात करता है, ठीक है। दूसरा, तो एक तो हो गया सर्वधर्म समभाव। दूसरी बात करते हैं, तो जहाँ पे भारत का जो धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट है वो जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको अधिकार की बात करता है, ठीक है। भारत में जो धर्मनिरपेक्षता का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली अल्पसंख्यक जो है उनको लगता है कि धर्मनिरपेक्षता का होना कहीं ना कहीं हमारे लिए सुरक्षा का बोध है, ठीक है। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता सुरक्षा का बोध कराती है, ठीक है। सिक्योरिटी अश्योर करती है अल्पसंख्यक समुदाय का, ठीक है। तो सुरक्षा का बोध, ठीक है, सुरक्षा का बोध। दोनों जगह
भारत के संविधान में भी और फ्रांस के संविधान में भी। भारत के संविधान में अमेंडमेंट करके लाया गया, फ्रांस के संविधान में मूल रूप से था, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्षता दोनों संविधान में थी, लेकिन सुरक्षा का बोध वहां पे नहीं करा था। वहां पे क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता जो है अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक के निशाने पर रखती है, ईसाई समुदाय वहां पे हावी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सुरक्षा का बोध कराती है, बल्कि लोगों को अश्योर करती है कि हाँ आप एक धर्मनिरपेक्ष भारत में रह रहे हैं, सुरक्षित है, ठीक है, क्योंकि संविधान इसकी गारंटी देता है। दूसरा क्या है कि भारत में राज्य और धर्म दोनों ही विधायी रूप से निर्धारित और न्यायिक रूप से स्थापित मानदंडों के भीतर एक दूसरे के मामले में परस्पर संवाद और सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकते हैं। जो ये युक्तियुक्त निर्बंधन की बात की गई है, ये मनमाना नहीं है, ठीक है, ये मनमाना नहीं है कि आप कभी भी कुछ भी करेंगे। तो कुछ मानक भी तय हैं, ठीक है, कुछ मानक भी तय हैं, जैसे विधायी मानक, यानी कि विधिक रूप से आप हस्तक्षेप कर सकते हैं, विधिक। वहां पे फ्रांस में ऐसा नहीं है, विधिक बना करके या न्यायिक, ठीक है, न्यायिक तक पे। तो अब विधिक वाला क्या हो जाएगा, जैसे ट्रिपल तलाक पे बिल बना दिया गया। न्यायिक वाला क्या हो जाएगा, जैसे सबरीमाला का फैसला आ गया। दोनों ही तौर पे आप क्या कर सकते हैं कि राज्य में विधायी रूप से भी निर्धारित हो सकता है कि धर्मनिरपेक्षता मतलब धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता को जब आंच आएगी तो हस्तक्षेप जो है विधायी रूप से भी हो सकता है और न्यायिक रूप से भी हो सकता है। वहां पे इसको करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। दूसरा क्या है कि फ्रांस में जो राज्य है, फ्रांस में जो राज्य का प्रारूप है, वहाँ पे धार्मिक समुदायों द्वारा संचालित किसी भी प्रकार की जो इंस्टीट्यूशन है उसको कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती है, ठीक है। जबकि भारत में शैक्षणिक संस्थान है, उनको राज्य का जो है सहयोग मिलता है, ठीक है। तो राज्य का सहयोग मतलब क्या लिख सकते हैं इसको कि फ्रांस में एकदम मतलब फ्रांस में जो है इसको लिख सकते हैं, फ्रांस में आवश्यक रूप से, ठीक है, फ्रांस में आवश्यक रूप से अनुदान नहीं मिलता है, ठीक है, या राजकीय सहायता नहीं, ठीक है, आवश्यक रूप से राजकीय सहायता नहीं, राजकीय, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, ऐसा होगा कि आपको लिख लिए होंगे, ठीक है। तो अगला क्या था पॉइंट, फ्रांस में क्या है, अच्छा इसको प्रस्तुति में भी हम लोग बात करेंगे, आवश्यक रूप से राजकीय सहायता नहीं, ठीक है। राजकीय सहायता नहीं, ठीक है, जबकि भारत में ऐसा होता है। तो फ्रांस वहां से यहाँ से क्या सीख सकता है कि किस प्रकार संविधान मतलब एक उचित दूरी बनाए रखते हुए भी जो प्रथाएं हैं, जो संस्कृति है, उसको सहेज के रखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है कि मतलब ये तो सारे पॉइंट हो गए, ठीक है। दूसरा मैंने एक तो चीज बताया था, वो आप यहाँ पे वो भी लिख लीजिए कि सार्वजनिक प्रदर्शन की अनुमति नहीं है, ठीक है, सार्वजनिक प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। अब इससे क्या होता है, सार्वजनिक प्रदर्शन की अनुमति न होने का मतलब क्या है कि आप देखेंगे कि जब मान लीजिए कोई सिख समुदाय का व्यक्ति जा रहा है कहीं गुरुद्वारे में, तो वहाँ पे प्रथा है कि बाल ढक के जाते हैं, ठीक है। और ऐसे में फ्रांस में अगर आप जा रहे हैं किसी गुरुद्वारे में, तो वहाँ पे बाल ढकना सुरक्षा के दृष्टिगत ये सब मना कर देता है कि पगड़ी नहीं पहन सकते। तो इससे कहीं कहीं धार्मिक भावनाएं आहत होने का डर होता है, ठीक है। तो सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होने से ऐसे क्या होता है ना, भाईचारे का भाव नहीं जुड़ पाता है, ठीक है। सार्वजनिक प्रदर्शन न होने से लगाव खत्म होने का डर, ठीक है, खत्म होने का डर, ठीक है, खत्म होने का डर। दूसरा क्या है कि जैसे कट्टरता बढ़ सकती है कि यार कैसे नहीं करने देंगे, ठीक है, तो कट्टरता बढ़ सकती है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, कट्टरता का उभार संभव, कट्टरता का उभार संभव, ठीक है। तो ये सब आप पॉइंट वहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। फिर बताएंगे कि हम भारतीय जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है, इसके सकारात्मक प्रभाव ज़्यादा हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे आप देखेंगे कि पश्चिम की तुलना में भारत में बहुत कम कट्टरपंथ जो है मतलब जैसे आप देखेंगे कि पश्चिमी देशों में आप जो कट्टरपंथी समुदाय हैं जैसे ISIS वगैरह हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे मतलब भारत की तुलना में बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग ISIS से जुड़ते हैं, ठीक है। इसका एक कारण ये भी है कि कट्टरता का उभार संभव हो सकता है वहाँ पे,
ठीक है, तो ये तो मुख्य भाग हो गया। अब इसे निष्कर्ष में क्या डालेंगे, ठीक है, निष्कर्ष में क्या डाल सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के भारत के संविधान के उपागम से फ्रांस क्या सीख सकता है। ठीक है, तो आप इस पर बताएंगे कि जो वैश्वीकरण है इसको वैश्वीकरण से जोड़ सकते हैं। पहला तो ये कि निष्कर्ष यहाँ पे लिख देता हूँ, निष्कर्ष, ठीक है, निष्कर्ष एक तो ये है कि वैश्वीकरण से जोड़ सकते हैं। कैसे इसको वैश्वीकरण से जोड़ सकते हैं कि वैश्वीकरण के दौर में जब सभी देश बहुधार्मिक हो गए हैं तब समय की मांग ये है कि धर्मनिरपेक्षता का भारतीय उपागम सर्वधर्म समभाव की जो दृष्टि है वो समुदायों में जो देश का संविधान है और जो देश की व्यवस्था है उसमें विश्वास बढ़ाएगा, ठीक है, और आपसी टकराव को कम करेगा। तो इस प्रकार आप वैश्वीकरण से जोड़ते हुए इसको धर्मनिरपेक्षता को कंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप वहाँ पर बताएंगे कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है वो सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए युक्तियुक्त निबंधनों के अधीन है। तो किसी भी देश में मध्यम मार्ग सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है और किसी भी देश किसी भी काल में मध्यम मार्ग सबसे ज़्यादा प्रभावी हो सकता है। तो इसलिए फ्रांस जो है वहाँ पे धर्मनिरपेक्षता की जो भारतीय अप्रोच है उससे जो वहाँ की कट्टरता है, जो संप्रदायवाद है वहाँ पे जो बढ़ रही है उसको कम कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार इस उत्तर को कंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, अगला टॉपिक देख लेते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताएंगे, अगले वीडियो क्लास में उसको देख लिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग संविधान संशोधन की बात करेंगे। ठीक है, इसके पहले मैं दिखा दूं एक बार यहाँ पे जो अपना सिलेबस था। ठीक है, सिलेबस में संशोधन की बात की गई है, संशोधन, उसके बाद महत्वपूर्ण प्रावधान। तो ये हम लोग कल महत्वपूर्ण प्रावधान हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, जैसे मौलिक अधिकार, राज्य, ये तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, इसमें एक आध क्वेश्चन रखा जाएगा। अभी हम लोग आज संशोधन को करेंगे और बुनियादी संरचना को करेंगे। ठीक है, अब बात आती है संविधान संशोधन की। ठीक है, संविधान संशोधन की बात आती है कि संविधान में संशोधन कैसे हो सकता है। ठीक है, संविधान में संशोधन कैसे हो सकता है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि संविधान में संशोधन एक तो हो सकता है संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, ठीक है, दूसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, और तीसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों के संस्तुति के उपरांत संशोधन, आधे राज्य विधानमंडल। ठीक है, तो इस प्रकार संविधान संशोधन की अगर बात करते हैं हम लोग तो 3 प्रकार से संविधान संशोधन हो सकते हैं। ठीक है, ये दोनों जो संविधान संशोधन है ये अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किए जाते हैं और ये वाला जो संशोधन है ये अनुच्छेद 368 के बाहर का संशोधन कहा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 368 के बाहर। ठीक है, अब देखिए इसका शॉर्ट नोट्स भी यहाँ से बनाते चलेंगे ना तो आपका रिवीजन आसान होगा। जैसे धर्मनिरपेक्षता वाला क्वेश्चन हम लोगों ने जो किया है इसमें आप धर्मनिरपेक्षता टॉपिक डालेंगे, इसमें लिखेंगे क्या क्या भारतीय धर्मनिरपेक्षता की जो 4-5 विशेषताएं बताई हैं वो लिख लेंगे। वहाँ पे आप जाकर के प्रश्न खेल सकते हैं। ठीक है, लेकिन पॉइंट नोट करेंगे तभी वहाँ पे चीजें याद रहेंगी और बेसिकली एग्जाम्पल तो आपको नोट करना ही चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग फिर से आ जाते हैं संविधान संशोधन पे। तो संविधान संशोधन जो है अनुच्छेद 368 के तहत हो सकता है, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्य का समर्थन द्वारा। ठीक है, और एक संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के बाहर। ठीक है, अनुच्छेद 368 के बाहर। ठीक है, तो अब हम लोग पहला संशोधन देख लेते हैं अनुच्छेद 368 के बाहर का। ठीक है, तो ये रहा, आशा करता हूँ बोर्ड की स्क्रीन आप लोग को स्पष्ट रूप से दिख रही होगी। ठीक है, अब संविधान के जो अनेक उपबंध हैं वो संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि संविधान जो कल हम लोगों ने बात की थी नम्यता और अनम्यता का, कल हम लोगों ने नम्यता और अनम्यता का चर्चा किया था। ठीक है, तो नम्यता और अनम्यता का बेसिकली कॉन्सेप्ट यही था। ठीक है, यानी कि नम्यता का मतलब कुछ, नम्यता का मतलब एक तो बात हुई थी नम्यता यानी कि कमजोर है वर्सेस अनम्यता। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें राज्यों की भी जरूरत है। ठीक है, अनम्यता, तो नम्यता वर्सेस अनम्यता का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये वाला जो संविधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा जो संशोधन है, भारत में जैसे कई देशों में जैसे अमेरिका वगैरह में
संविधान के लिए, संविधान संशोधन के लिए संविधान सभा बुलाई जाती है। भारत में संसद ही संविधान में संशोधन कर सकती है। तो संसद के साधारण बहुमत द्वारा जो संशोधन है ये नम्यता का लक्षण है, ठीक है। जब भी ऐसे प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का समावेश करता है, टिप्पणी कीजिए। तो आपको दोनों एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि नम्यता का समावेशन किस आधार पे हुआ और अनम्यता का समावेशन किस आधार पे हुआ। इस प्रश्न को भी आप यहाँ पे डिस्कस क्या करना है, मतलब वो तो हो ही रहा है। इस प्रश्न को भी आप यहाँ पे चाहे तो घर पे होमवर्क लिख लें, ठीक है। एक प्रश्न लिख लें होमवर्क और इसको कल करेंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का समावेशन करता है, टिप्पणी कीजिए। इंग्लिश में इसको गूगल हिंदी में लिख करके डालेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश वाले ये नहीं बोलेंगे सर इंग्लिश में भी थोड़ा बता दीजिए, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने तरीके तरफ से पूरा बताने का। तो सिंपल मेजॉरिटी से जो संशोधन है संसद के साधारण बहुमत द्वारा, ये क्या है कि संविधान के अनेक उपबंध जो है संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं। और ये जो व्यवस्थाएं हैं वो अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है, ठीक है। यानी कि 368 से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें प्रमुख प्रावधान देख लीजिए आप, कौन कौन से प्रमुख प्रावधान है। तो नए राज्यों का प्रवेश या गठन, अगर नए राज्यों का प्रवेश या गठन करना हो, ठीक है, कोई 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाना हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों को तोड़ना हो, ठीक है, राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बनाना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करेंगे? नहीं, ये क्या है, अनुच्छेद 368 के बाहर का संशोधन है। यानी कि नए राज्यों का प्रवेश और गठन, जैसे कि आपको अभी याद होगा, उदाहरण के तौर पर अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है। जम्मू, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। तो JNK राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019, ठीक है। ये क्या था, बेसिकली 5 अगस्त 2019 को लाया गया था और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में बांटा गया था, एक तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो यानी कि नए राज्यों का प्रवेश और गठन के लिए आपको किसी भी प्रकार के तामझाम की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऐसा किया भी गया था, जैसे आप लोगों ने परिस्थिति देखी होगी, अचानक से ये संशोधन लाया गया था, ठीक है। और उसमें राज्य की विधानसभा थी नहीं। जैसे अभी हम लोग जब नए राज्यों का प्रवेश और गठन से संबंधित प्रावधान को हम लोग जब चर्चा करेंगे तो फिर वहाँ पे देखेंगे भी कि कैसे होता है, ठीक है। तो मोटी मोटा तौर पे बस ये समझ लीजिए कि केवल उपराज्यपाल से, जो वहाँ के राज्यपाल थे, उनको वहाँ पे सरकार न होने की वजह से राज्यपाल से पूछा गया, राज्यपाल ने हामी भरी, तुरंत अगले दिन लाया गया, ठीक है। तो इस प्रकार आप बस उदाहरण के तौर पर इसको देख सकते हैं। नए राज्यों का प्रवेश और गठन, नए राज्यों के निर्माण, उसके क्षेत्र सीमाओं और संबंधित राज्यों के नामों में परिवर्तन करना हो तो साधारण बहुमत से हो जाएगा, ठीक है। राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति करना हो, अनुच्छेद 169, ठीक है, अनुच्छेद 169 अगर ये करना हो तो आप इसके तहत कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी अनुसूची जो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के लिए उपलब्धियां, भत्ते, ये सब के संदर्भ में है, उसमें संशोधन करना हो। संसद में गणपूर्ति के संदर्भ में संशोधन करना हो, नियम बनाना हो। संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते से संबंधित संशोधन हो। संसद की प्रक्रिया नियम में अगर कोई संशोधन करना हो, ठीक है। संसद, इसके सदस्यों या इसकी समितियों के विशेषाधिकार से संबंधित अगर कोई संशोधन हो तो ये सब साधारण बहुमत से होंगे। साथ में संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, उच्चतम न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की संख्या, उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज्यादा महत्व प्रदान करना। अगर इसको कम करना होगा तब भयंकर वाला संशोधन चाहिए, लेकिन अगर ज्यादा बढ़ाना होगा तो आप कह सकते हैं इसमें ज्यादा, मतलब आसानी से अगर बढ़ाना हो तो एकदम आसानी से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। राजभाषा का प्रयोग, नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति, हाल ही में CEA 2019 पारित हुआ था, उस पर भी लोग चर्चा करेंगे जब नागरिकता वाला प्रश्न आएगा तो, ठीक है। संसद और राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन की अगर बात की जाए, ठीक है, तो ये प्री के लिए क्वेश्चन बन सकता है। मेंस में भी क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं भी डिस्कस करूंगा इस पे, ठीक है। निर्वाचन क्षेत्रों का अगर पुनर्निर्धारण करना हो तो ये अनुच्छेद 368 के बाहर का संशोधन हुआ। केंद्र शासित प्रदेश अगर बनाना हो, ठीक है। 5वीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन, 6ठी अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, इस प्रकार के किसी भी प्रकार के अगर संशोधन हो तो संसद के साधारण बहुमत द्वारा होंगे और वो अनुच्छेद 368 के बाहर के संशोधन होंगे, ठीक है। अब इसमें प्रश्न कैसा बन सकता है, ठीक है। प्रश्न देखिए ऐसा बन सकता है, संसद अनुच्छेद 368 के बाहर आसानी से बहुत कुछ संशोधन कर सकती है, टिप्पणी कीजिए, ठीक है। ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है। एक मिनट, ये हाँ, ठीक है, कि संसद जो है अनुच्छेद 368 के बाहर आसानी से बहुत कुछ संशोधन कर सकती है, टिप्पणी कीजिए। पार्लियामेंट कैन इजीली अमेंड अ लॉट आउटसाइड आर्टिकल 368 कमेंट, ठीक है। या थोड़ा सा गूगल ट्रांसलेशन में दिक्कत हो तो इसको थोड़ा सा आप लोग समझेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 368 के बाद संविधान की संशोधनीयता पर विचार कीजिए, ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं।
कंसीडर द अमेंडमेंटेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आउटसाइड आर्टिकल 368। अब बात क्या है, ये प्रश्न क्यों बन सकता है, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यूपीएससी क्या करती है, यूपीटीसीएस क्या करती है, यूपीएससी के साथ साथ चलती है। यूपीएससी में अगर कोई प्रश्न पूछता है, ठीक है, यूपीएससी में अगर कोई प्रश्न पूछता है तो उसके साथ साथ ये वो पूछती है। देखिए यूपीएससी में कैसा प्रश्न पूछा था, मैं एक बार यूपीएससी का प्रश्न दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी आगे हम लोग विशेष बहुमत देखेंगे। यूपीएससी ने ये प्रश्न पूछा था कि संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति एक परिसीमित शक्ति है और इसे आत्यांतिक शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता। इस कथन के आलोक में व्याख्या कीजिए कि क्या संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधन की शक्ति का विशदीकरण करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है। ये 2019 में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था। पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिमिटेड पावर एंड इट कैन नॉट बी इनलार्ज्ड इनटू एब्सोल्यूट पावर। In light of this statement, explain whether Parliament under the Article 368 of the Constitution can destroy the basic structure of the Constitution by expanding this amending power। ठीक है, तो अभी लोग बेसिक स्ट्रक्चर को भी देखेंगे, इसलिए मैंने इस प्रश्न को बाद में रखा था। ठीक है, अब ये प्रश्न आ जाता है एक बार फिर से आपके सामने, और बहुत हद तक संभावना है कि ये प्रश्न पूछ दे कि अनुच्छेद 368 के बाहर संविधान की संशोधनीयता पे विचार कीजिए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था, अभी ऊपर हम लोग ये क्या हो गया, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अनुच्छेद 300 अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस भी किया था कि अनुच्छेद 368 के बाहर जो है किस प्रकार के संशोधन होता है। ठीक है, अनुच्छेद 368 के बाहर संविधान की संशोधनीयता पर विचार करना। अब इस प्रश्न में मुख्य भाग में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे भी फिर से वही आ जाता है भूमिका। ठीक है, 5 मिनट का समय हम लोग को सोचिए जल्दी से। भूमिका, मुख्य भाग, निष्कर्ष। ठीक है, इसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं ये थोड़ा सा बताइए जल्दी से। तो देखिए अब हम लोग थोड़ा सा भूमिका को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो भूमिका में बेसिकली यहाँ पे आप बताएंगे कि जो संविधान की संशोधनीयता है, तो संविधान की संशोधनीयता बेसिकली आप बताएंगे कि किसी भी अन्य संविधान की भांति भारत का संविधान भी एक सजीव संविधान की भांति, ठीक है, परिस्थिति और देश काल वातावरण के अनुरूप संशोधन उसमें किया जा सकता है, अमेंडमेंट उसमें हो सकता है। ठीक है, यानी कि जैसी परिस्थितियां रहेंगी उस हिसाब से संशोधन हो जाएगा। अब देखिए अगर संशोधनीयता न रहे या भारतीय संविधान में संशोधन न किया जा सके तो स्थिति क्या होगी कि हर 2 साल 4 साल पे एक नया संविधान बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उस ऐसे खर्चे से बचने के लिए या संविधान सभा की प्रॉपर आपको गठन करना पड़ेगा। तो ऐसे खर्चों से बचने के लिए भारत के संविधान ने अनुच्छेद 368 के तहत और अनुच्छेद 368 के बाद संविधान संशोधन की व्यवस्था कर रखी है। तो ऐसे में जब 368 के बाद संविधान की संशोधनीयता पर विचार करना होता है तो भूमिका में आपको बताना पड़ेगा कि किसी अन्य लिखित संविधान के समान भारतीय संविधान में भी परिस्थिति और आवश्यकताओं के अनुरूप उसे संशोधित करने की व्यवस्था है। यह भूमिका में लिखिए। ठीक है, भूमिका में लिखिए। साथ ही साथ आप उसी भूमिका में ये बता दीजिए कि हालांकि यह संशोधन की प्रक्रिया न तो ब्रिटेन के समान आसान, बेसिकली अभी हम लोग जब चौथा पॉइंट है सिलेबस का भारतीय संविधान की अन्य संविधान के साथ तुलना, तो उसमें भी हम लोग देखेंगे बेसिकली मुख्यतः अगर आपको संविधान की तुलना करनी होगी तो एक तो ब्रिटेन से करेंगे और एक अमेरिका से करेंगे। ठीक है, कभी भी क्यों, क्योंकि ब्रिटेन का जो संविधान है, ब्रिटेन की लगभग हम लोगों ने वेस्टमिंस्टर जो सिस्टम है, संसदीय प्रणाली का जो सिस्टम है वो हम लोगों ने अपनाया हुआ है, और अमेरिका हम लोग के विपरीत में है। ठीक है, वहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। तो ऐसे में तुलना करने के लिए यही दो उपयुक्त रहते हैं। ठीक है, अन्य देश में इन्हीं सबका अनुकरण होता है। तो अब भूमिका में आप वहाँ पे बता सकते हैं कि जैसे अन्य कोई लिखित संविधान है वैसे ही भारतीय संविधान में भी सजीव संविधान होने के कारण भारतीय संविधान में भी परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधन करने की व्यवस्था है। ठीक है, यह व्यवस्था न तो ब्रिटेन के समान आसान है। ब्रिटेन में जैसे बोला जाता है कि संसद लड़की को लड़का और लड़के को लड़की बनाने के अलावा कुछ भी कर सकती है। ठीक है, तो ब्रिटेन के समान न तो ये आसान है और न ही अमेरिका के समान ये अत्यधिक कठिन। ठीक है, अमेरिका में संविधान संशोधन करना मतलब एकदम टेढ़ी खीर है, संविधान सभा का गठन करो, ये करो, वो करो, तो कठिन और आसान न होकर के बल्कि
नम्यता और अनम्यता दोनों का समन्वय है। ऐसे में निम्नलिखित प्रावधान, आप वहाँ पे लिखेंगे, ऐसे में निम्नलिखित प्रावधान अनुच्छेद 368 के बाहर संशोधित हो सकते हैं। और फिर मुख्य भाग यहाँ पे भूमिका यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो भूमिका में आप ये सब लिख सकते हैं, भूमिका खत्म हो जाएगी। अब ऊपर की जो बिंदु हैं कुछ, इसमें से जैसे आपको कुछ कुछ बिंदु याद करने पड़ेंगे, और ये भयंकर याद करने पड़ेंगे, प्री के लिए भी महत्वपूर्ण है और मेंस के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। ठीक है, तो अब इन कुछ बिंदुओं को आप वहाँ पे लिख दें। अब ऐसा नहीं है कि आप पूरा बिंदु तो लिख नहीं पाएंगे, लेकिन 18, 16, 18 कितने बिंदु हैं? 18 बिंदु हैं। ठीक है, हाँ 18 बिंदु हैं, तो इसमें से 10-12 तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10-12 आप लिख सकते हैं। अच्छा, इसको याद करने का तरीका क्या है? तो ये जितने भी एक नए राज्यों के प्रवेश और गठन का छोड़ करके जितने भी ऐसे हैं जिसमें वो भी, बल्कि नए राज्यों का प्रवेश और जो गठन है वो भी ऐसे शक्तियां हैं जो केंद्र को ज्यादा पावरफुल बना रही हैं। ठीक है, केंद्र को ज्यादा पावरफुल बनाने का मतलब ये नहीं है कि मतलब अनुच्छेद 300 ये आपातकाल वगैरह, केंद्र को पावरफुल बनाने का मतलब कि केंद्र वहाँ पे पावरफुल बना रहना जरूरी है, ताकि राज्यों को ये ना लगे कि राज्य संप्रभु हो गए। मतलब भारतीय जो राष्ट्र राज्य है उसकी एकता और अखंडता बनाए रखना यहाँ पे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऐसे में इन प्रावधानों को याद रखने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि कौन कौन से ऐसे प्रावधान है जिसमें एकता और अखंडता की आवश्यकता ज्यादा है। ठीक है, तो अब जैसे देखिए, देख लेते हैं एक बार, या एकता और अखंडता पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए, नए राज्यों का प्रवेश और गठन, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन ही ऑलरेडी कर लिया गया। ठीक है, तो नए राज्यों का निर्माण, उसकी क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन, विधान परिषदों का निर्माण, उसकी समाप्ति, दूसरी अनुसूची से संबंधित जो वेतन भत्ते का वो है, संसद में गणपूर्ति, सदस्यों का वेतन भत्ते, प्रक्रिया नियम। ठीक है, इसके विशेषाधिकार, भाषा का प्रयोग, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना, न्यायाधीशों को महत्व देना, तो ये सब थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में आप लोग याद कर लेंगे और इसको मुख्य भाग में लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि बात क्या है, प्रश्न क्या पूछा था कि अनुच्छेद 368 के बाहर संविधान की संशोधनीयता पे विचार कीजिए। तो ये प्रावधान जो है संविधान की संशोधनीयता बनाए रखते हैं। ठीक है, तो ये जो मतलब 368 के बाद ये प्रावधान है, मुख्य भाग आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, क्योंकि ये बोल रहा है कि अनुच्छेद 368 के बाद संविधान की संशोधनीयता पे विचार कीजिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 368 के बाद संविधान के संशोधनीयता पे विचार करने की बात आ रही है, तो आप निष्कर्ष में 368 के साथ इसकी तुलना कर सकते हैं कि 368 के प्रावधान ऐसे हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं और संघवाद के प्रावधानों को लागू करते हैं। तो इसलिए संघवाद को छोड़ करके ये जो गैर जरूरी चीजें हैं उनको 368 के बाहर रखा गया है। इस प्रकार आप इस अपने उत्तर को कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, उत्तर को कंक्लूड कर सकते हैं। अब बात आती है विशेष बहुमत वाला। ठीक है, ये नीचे क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, यहीं से कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, ये ठीक है। अब एक प्रकार का संशोधन है संसद के विशेष बहुमत द्वारा। ठीक है, तो संविधान के ज्यादातर उपबंधों का संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है, अर्थात प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्याओं का बहुमत। ठीक है, ये 38% नहीं होगा, यहाँ पर 50% होगा। ठीक है, 50% से अधिक। ठीक है, प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत यानी कि 50% से अधिक, और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान देने के सदस्यों का 2/3 का बहुमत, ये जो है कहलाएगा कौन सा? विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए 100 सदस्य हैं, ठीक है, अगर संसद में 100 सदस्य हैं तो 100 का आधा बहुमत यानी कि 50, ठीक है, प्लस उपस्थित और मत देने वालों का 2/3, यानी कि अगर मान लीजिए उस समय जब संसद की मीटिंग चल रही हो, अगर 49 लोग होंगे तो वह संशोधन पारित नहीं हो पाएगा। ठीक है, वह संशोधन पारित नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या 51 लोग अगर उपस्थित हैं 100 में से और 51 लोग भी वोट कर दिए तो पारित हो पाएगा? बताइए। तो देखिए है क्या कि संसद के कुल सदस्य संख्या का बहुमत क्या हो गया? 50, और उपस्थित, ठीक है, उपस्थित प्रत्येक सदन के उपस्थित यानी कि अगर 100 लोग में से 50 लोग उपस्थित हैं, 51 लोग, और मतदान देने के सदस्यों का 2/3 बहुमत। ठीक है, तो यानी कि ये बहुमत अगर 50 लोग वोट कर दे रहे हैं उसके पीछे तब ये पारित हो जाएगा। लेकिन तब जब ये 51 लोग भी उपस्थित हों, यानी कि उपस्थित एवं मतदान देने वालों का भी 2/3 होना चाहिए, प्लस संसद का जो कुल बहुमत है उसका आधे से अधिक होना ही चाहिए। यानी कि किसी भी परिस्थिति में
100 से 50 से कम तो इसमें होगा ही नहीं संशोधन। दूसरा, उपस्थित एवं मतदान देने वाले का 2/3, अगर उपस्थित एवं मतदान देने वाले का 2/3 अगर 50 से कम है तब भी वो संशोधन नहीं हो पाएगा, यानी कि वो भी इतनी संख्या होनी चाहिए कि कम से कम 50 प्लस हो, 2/3 वाले भी कम से कम 50 प्लस हो। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ पाएंगे। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था यहाँ पे। ठीक है, अब विशेष बहुमत की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो स्पष्ट शब्दों में विशेष बहुमत की आवश्यकता विधेयक के ये तो नहीं है। ठीक है, अब बात क्या है कि विशेष बहुमत, एक तो ये हो गया कि विशेष बहुमत, तो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन की प्रक्रिया बेसिकली क्या है, एक बार ये प्रक्रिया वाला इसमें दिया गया है नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, प्रक्रिया नहीं दिया गया तो मैं प्रक्रिया आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो अब बात आती है कि संविधान में, अगर संविधान में संशोधन करना हो, ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? तो संविधान के संशोधन करने में आप लोग कमेंट करके बताएं, क्या कोई ऐसा है कि कोई निजी सदस्य संविधान का संशोधन करने के लिए प्रस्ताव नहीं रख सकता, विधेयक नहीं रख सकता? दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि संविधान संशोधन विधेयक करने के पूर्व क्या राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता पड़ती है? तो आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में, किसी भी सदन में, राज्यसभा या लोकसभा, ठीक है, तो जो संसद है, ठीक है, संसद, ये संसद किससे मिलकर बननी होती है? तो आपको पता होगा संसद के 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, अब ये दोनों क्या है? संसद के सदन हैं। इन दोनों सदनों में से किसी एक में भी इस प्रयोजन के हेतु किसी भी एक सदन में, ठीक है, विधेयक पुरस्कृत किया जा सकता है। क्या राज्य विधानमंडलों में इस प्रकार के संविधान संशोधन आ सकते हैं? तो सीधा सा स्पष्ट जवाब है, नहीं आ सकते। संविधान संशोधन अगर राज्य विधानमंडलों का केवल इतना ही करना होता है कि अगर वो कुछ ऐसे प्रावधान है जो राज्यों का अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी, आगे हम लोग देखेंगे, तभी केवल जरूरत पड़ेगी, वो भी आधे से अधिक, जो आधे राज्य कर लेंगे तुरंत उस जरूरत का खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किस प्रकार किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या है कि विधेयक लोकसभा या राज्यसभा, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ऊपर नोट कर देता हूँ तो चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो लोकसभा है और राज्यसभा है, इन दोनों में से कहीं पे भी विधेयक आ सकता है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा इस मामले में दोनों बराबर पावरफुल है। ठीक है, विधेयक को कोई मंत्री या गैर सरकारी सदस्य भी पुरस्कृत कर सकता है और राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि इसको मंत्री भी ला सकता है और कोई सांसद भी ला सकता है। ठीक है, कोई भी सांसद मनोनीत हो, किसी भी प्रकार का सांसद हो, तो मंत्री या सांसद, अच्छा, मंत्री जो संविधान का मंत्री जो लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य ना हो, क्या वो ला सकता है? ठीक है, तो बिल्कुल ला सकता है। अगर मंत्री है, मंत्री के तौर पे उसके विशेषाधिकार रख सकता है, बशर्ते जब प्रस्ताव पे चर्चा होगी तो वोटिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो पहला चरण क्या हो गया? ये पहला चरण क्या हो गया कि मंत्री या सांसद ले आएंगे कहाँ पे? लोकसभा या फिर राज्यसभा में, मंत्री सांसद या फिर मंत्री या सांसद में से कोई भी ला सकता है। ठीक है, विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, यानी कि बहुमत जो है 50% से अधिक और सदन की कुल संख्या का और उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3, जैसे हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि एक तो 50% होना चाहिए, ठीक है, एक ये 50% होना चाहिए प्लस उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3, ये विशेष बहुमत है, उपस्थित एंड मत देने वालों का 2/3। ठीक है, उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3। अब प्रत्येक सदन को विधेयक को पारित करने के लिए अलग अलग बैठकें करनी होंगी, असहमति होने पे इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो दूसरा क्या है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है इस पे, ठीक है, कि किसी विधेयक को या किसी आयोग के संवैधानिकरण की प्रक्रिया बताइए, तो आप ये डालेंगे इसमें कि विधेयक आयोग के संवैधानिकरण के लिए, शायद महिला आयोग के संवैधानिकरण से पूछा था। ठीक है, तो ये प्रक्रिया भी है, तो ये प्रक्रिया भी आपको याद होनी चाहिए। तो मंत्री और सांसद लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी ला सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं चाहिए, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तीसरा क्या है कि इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है।
अगर असहमति हो जाएगी तो संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक नहीं, ठीक है। तीसरा क्या है कि अगर यह विधेयक संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पे हो तो आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है, ठीक है। आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है। दूसरा क्या है कि अगर राष्ट्रपति को यह विधेयक भेजा जाता है, राष्ट्रपति को यह विधेयक भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को इस पे न तो राष्ट्रपति इस विधेयक को अपने पास रखेंगे, न ही संसद के पुनर्विचार के लिए वापस करेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति को इस पे साइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। राष्ट्रपति को इस पे साइन करना ही पड़ेगा, यानी कि 24th, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद चौथा, ठीक है, कि विधेयक पास होने के बाद राष्ट्रपति साइन करेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति साइन करेंगे ही, इसको रख नहीं सकते, ठीक है। और फिर ये किस संविधान संशोधन में था आप लोग एक बार देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो इसमें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को इसके लिए बाध्य किया गया था, ठीक है, कि राष्ट्रपति इस पे करेंगे संविधान साइन, ठीक है। अब बात क्या आती है कि संसद में जो विशेष बहुमत द्वारा संशोधन है वो किस प्रकार के संशोधन होते हैं, ठीक है। तो संसद के विशेष बहुमत द्वारा जो संशोधन था, ठीक है, ये क्या था, अगर मूल अधिकार में संशोधन करना हो, ठीक है, ये याद रखना है, याद रखिएगा, 2 ही 3 है, ठीक है। पहला क्या है, अगर मूल अधिकार में संशोधन करना हो। दूसरा, अगर राज्य के डीपीएसपी के तत्व से संबंधित संशोधन हो, और वे सभी उपबंध जो प्रथम में नहीं हो और तृतीय श्रेणी में नहीं है। अब प्रथम श्रेणी आप लोगों ने देख ली थी, जो संसद के साधारण बहुमत यानी अनुच्छेद 368 के बाहर का था। ये अनुच्छेद 368 के तहत शामिल है। उसमें बात क्या आ जा रही है, एक आ जा रहा है मूल अधिकार, एक आ जा रहा है डीपीएसपी, और जो पहले और तीसरे में नहीं है, ठीक है। तो ये याद करना बहुत आसान है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं एक बार, जो राज्यों का भी समर्थन जिसमें आवश्यक हो, ठीक है। अब राज्यों का भी समर्थन जिसमें आवश्यक हो, अब देखिए ये रहा कि संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति द्वारा। तो ये क्या बात करता है, ये बात क्या करता है कि एक तो ये है कि इसमें संघीय ढांचे से संबंधित अगर संविधान के उपबंध हैं तो संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जाएगा, और इसके लिए आधे राज्य विधानमंडलों के समर्थन की भी आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति उन मामलों में ज्यादा है जिनमें संघीय प्रावधान, अगर संघीय ढांचे से संबंधित प्रावधान हैं, ठीक है। जैसे संघीय ढांचे से संबंधित प्रावधान कितने प्रकार के हैं, तो 7 प्रावधान है, ठीक है। और उनको देख लेते हैं कौन कौन से प्रावधान, हाँ ये रहा। तो निम्नलिखित उपबंधों को इसके तहत संशोधित किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ये उपबंध हैं। तो पहला ये कि राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया क्या हो, ऐसा संशोधन जिसमें राष्ट्रपति को चुनने के लिए उत्तर प्रदेश जो राज्य विधायिका है उसके अधिकार को इस संशोधन के माध्यम से खत्म कर दिया जाए। तो ऐसा अगर करना होगा, या किसी भी राज्य के कर सकते हैं, अगर ऐसा करना होगा तो राष्ट्रपति के निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया को संशोधित करने के संबंधित जो भी प्रावधान होंगे उसके लिए आधे से अधिक राज्य भी चाहिए और 2/3 बहुमत भी चाहिए, ठीक है। विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक नहीं, आधे राज्य, ठीक है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसकी प्रक्रिया, केंद्र व राज्य के कार्यकारिणी शक्तियों का विस्तार, ठीक है। अगर केंद्र व राज्य की कुछ एक्स्ट्रा अगर कार्यकारी शक्तियां मिल रही हैं तो उसके विस्तार से संबंधित जो प्रावधान है उसमें आपको इस प्रकार के संशोधन करने पड़ेंगे। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के संबंधित अगर शक्तियां उनकी कम की जाने वाली हैं, या किसी अन्य प्रावधान है, बढ़ाने के अलावा अन्य कोई प्रावधान है, तो उसके लिए आपको इस प्रकार के संशोधन करने पड़ेंगे, ठीक है। केंद्र व राज्य की विधायी शक्तियों का विभाजन, अगर संघ की सूची बदलनी हो, संघ सूची, राज्य सूची, ठीक है, ये प्रकार की अगर सूचियों को बदलना हो तो केंद्र व राज्य शक्तियों के बीच अगर विधायी शक्तियों का विभाजन की आवश्यकता हो तो उसके लिए भी इस प्रकार का संशोधन होगा। 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय, ठीक है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, लोकसभा राज्यसभा संबंधित राज्यसभा से संबंधित अगर कोई प्रस्ताव हो तो ये विशेष बहुमत प्लस राज्यों का समर्थन चाहिए। संविधान का संशोधन करने की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया, स्वयं अगर अनुच्छेद 368 में संशोधन करना हो, मान लीजिए अगर सरकार चाहे भविष्य में कि 368 को ही खत्म कर दिया जाए तो उसके लिए क्या करना होगा, इस प्रकार के संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बात समझ में आ गई, आपको क्या क्या याद रखना है। उसमें से 18 पॉइंट, जो 18 बिंदु थे। दूसरा जो साधारण विशेष बहुमत से संशोधन था तो उसमें याद रखना बहुत आसान है, मूल अधिकार, डीपीएसपी और अन्य प्रावधान जो 1 और 3 में न दिए गए, ठीक है। और इसमें 7 बिंदु हैं, तो इन 7 बिंदु को मेरे हिसाब से आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स तो एटलीस्ट बना लीजिएगा, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं
प्रश्न क्या पूछा था। अब देखिए, अब ये प्रश्न करने की स्थिति में आप लोग होंगे, ठीक है। तो संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति एक परिसीमित शक्ति है और इसे आत्यांतिक शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता। इस कथन के आलोक में, ठीक है, तो ये 2019 की यूपीएससी में पूछा था 250 शब्दों में, ठीक है। 250 शब्दों में ये प्रश्न पूछा था, ठीक है। प्रश्न क्या है कि संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति एक परिसीमित शक्ति है और इसे आत्यांतिक शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता। इस कथन के आलोक में व्याख्या कीजिए कि क्या संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधन की शक्ति का विशदीकरण करके संविधान के मूल ढांचे को नष्ट कर सकती है, ठीक है। तो अभी मूल ढांचा, एक बार मूल ढांचे की आगे चर्चा कर लिया जाएगा, ठीक है, कि पहले मूल ढांचे की चर्चा ही कर लेते हैं, ठीक है, तब इसको करते हैं। हाँ, मूल ढांचा को चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। मूल ढांचे की चर्चा कर लेते हैं, फिर इसकी वो कर सकते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि संविधान के 368 जो संविधान का अनुच्छेद था 368, इसके अंतर्गत संसद प्रश्न सबसे पहले उठा कि मौलिक अधिकारों का संशोधन कर सकती है या नहीं, क्योंकि संविधान में शायद पहले ही संविधान संशोधन जो शंकरी प्रसादवाद था उसमें पहले ही संविधान संशोधन को उसमें चुनौती दी गई थी, ठीक है। तो 1951, ठीक है, शंकरी प्रसादवाद, ठीक है। थोड़ा सा बात याद रखने से फायदा क्या होता है कि वैसे यूपीएससी कोशिश कर रही है इस पे जिस्ट बना के देने का, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद मौलिक अधिकारों का संशोधन कर सकती है या नहीं, ये सबसे पहले 1951 में शंकरी प्रसादवाद में सामने आया था, ठीक है, जिसमें जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटाया गया था। तो उस समय बोला गया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति, ठीक है, मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति जो है ये अंतर्निहित है, ठीक है, अनुच्छेद 368 में अंतर्निहित है, ठीक है। संसद में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की शक्ति मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है अनुच्छेद 368 के तहत, ठीक है। लेकिन जो अनुच्छेद 13 है जिसमें विधि है, विधि के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन नहीं आता है, ठीक है। विधि के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन नहीं आता है, उसमें उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने ये व्यवस्था दी थी। फिर बाद में गोलकनाथवाद आया था 1967 में, 1967 में गोलकनाथ, ठीक है, गोलकनाथ, थोड़ा सा वाद याद रख लीजिएगा, गोलकनाथ। तो गोलकनाथवाद में क्या हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय ने बोला था कि जो पहली वाली स्थिति थी उसे बदल दिया था, यानी कि उसमें बोला कि संविधान जो भारतीय संसद है वो संविधान के मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती है और न ही किसी मौलिक अधिकारों को वापस ले सकती है, ठीक है। यानी कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने वाली सभी विधियां शून्य घोषित होंगी। गोलकनाथवाद में सुप्रीम कोर्ट का ये स्टैंड था। बाद में गोलकनाथ की प्रतिक्रिया में संविधान ने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया था, ठीक है। और उसमें बोला गया था कि जो संविधान संशोधन है, ठीक है, उसमें बोला गया था संविधान संशोधन जो है वो संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने के लिए या वापस लेने की शक्ति अनुच्छेद 368 के तहत प्राप्त होती है 24वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर इसको चैलेंज किया गया, आपको पता होगा प्रसिद्ध था केशव भारती, अभी हाल ही में केशव भारती जी का देहांत हुआ था, ठीक है। केशव भारती जो कि केरल के मठाधीश थे, ठीक है, केशव भारती 1973, प्रसिद्ध केशव भारतीवाद, ठीक है। और इसी में बेसिक जो स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है इसी में आया था केशव भारतीवाद में, ठीक है। इसमें बात क्या हुई थी, इसमें केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय की 13 जजों की पीठ बैठी थी और सर्वोच्च न्यायालय ने जो गोलकनाथ वाद था उसमें अपने निर्णय को ओवररूल किया और उसने बोला कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है अथवा किसी अधिकार को वापस ले सकती है, लेकिन मूल संरचना को खारिज नहीं कर सकती है। और यहीं पे वो मूल संरचना का प्रावधान आ जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कि संसद सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, शक्तियां एक्वायर की। संविधान में कहीं भी मूल संरचना का कोई जिक्र नहीं है। ये भारतीय न्यायपालिका द्वारा किया गया एक, आप बोल सकते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मूल संरचना यानी कि केशवानंद भारतीवाद में अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब इतनी चीजें आपको थोड़ा सा देखिए। अब आ जाता है फिर मूल संरचना। तो 1973, ठीक है, केशवानंद भारतीवाद,
और इसमें कॉन्सेप्ट आता है मूल संरचना का। ठीक है, यानी कि बोला गया कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती और ऐसे मौलिक अधिकार वापस नहीं ले सकती जो संविधान की मूल संरचना से जुड़े हुए हों। तब बात ये आती है कि मूल संरचना है क्या। ठीक है, जाहिर सी बात आएगी कि मूल संरचना है क्या। तो सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि ये आप नहीं बताओगे कि मूल संरचना क्या है। मूल संरचना क्या है ये समय समय पे हम बताएंगे। ठीक है, तो फिर अन्य मामलों में भी धीरे धीरे करके सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मूल संरचना के तत्व तो बताए, लेकिन आज तक वेल डिफाइंड ये अभी भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मैं पानी ले लेता हूँ। अभी भी ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, एक बार इसको देखिए, तब तक आप लोग ये देखिए। तो वर्तमान स्थिति ये है कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के किसी भी भाग में मौलिक अधिकारों सहित संशोधन कर सकती है। ठीक है, यानी कि अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है किसी विभाग में, तो बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, बात यह कि जैसे अब अनुच्छेद 370 का था कि अनुच्छेद 370 नहीं हट सकता, बहुत ताम झाम है, वहाँ पे संविधान सभा बैठानी पड़ेगी, ये होगा वो होगा। ठीक है, लेकिन हटा। ठीक है, तो जब तक नहीं हटा तब तक सब लोग यही बोल रहे थे कि नहीं हट सकता। अब हट गया तो सब लोग बोल रहे हैं कि हाँ हट सकता है। तो जब तक ना हो जाए तो क्या संशोधन कर सकती है? तो बिल्कुल कर सकती है। संविधान के किसी भाग में कर सकती है तो बिल्कुल कर सकती है, लेकिन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट देखेगी। 370 वाला भी मसला देख रही है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही है या नहीं। अगर कर रही है तो उसको खारिज कर देगी, अगर नहीं कर रही है तो उसको एज इट इज लागू करने देगी। तो वर्तमान स्थिति यह है कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के किसी भी भाग में मौलिक अधिकारों सहित संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि इससे संविधान की मूल संरचना प्रभावित न हो। अब ये बात क्यों आ जाती है सामने कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह परिभाषित अथवा स्पष्ट किया जाना ही अभी किया ही नहीं गया है कि मूल संरचना है क्या। विभिन्न वादों में तो बता दिया कि हाँ ये मूल संरचना है, जैसे संविधान की सर्वोच्चता कि संविधान सर्वोच्च है, न संसद सर्वोच्च है, न विधायिका सर्वोच्च है, न कार्यपालिका सर्वोच्च है, न न्यायपालिका विधायिका कार्यपालिका, तीनों में से कोई सर्वोच्च नहीं है। कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, भारतीय राजनीति की सार्वभौम लोकतांत्रिक और गणराज्यात्मक प्रकृति, यानी कि जो भारतीय संविधान अभी जो व्यवस्था चल रही है वो चेंज नहीं हो सकती। अगर हम अध्यात्मक शासन प्रणाली में जाना चाहें तो संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जब मानेगा कि हाँ ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है तभी। ठीक है, तो वो बाद की बात है। दोनों अपने अपने जगह चेक एंड बैलेंस वाला लगा है। ये बार बार संशोधन करेंगे, वो बार बार अमेंड करेंगे, ये बार बार खारिज करेंगे, वो बार बार अमेंड करेंगे। ठीक है, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, यानी कि संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान की बात करता है, तो ऐसे प्रावधान जो धर्मनिरपेक्षता को चुनौती देते हों वो असंशोधनीय है। ठीक है, विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, यानी कि विधायिका को क्या क्या शक्तियां मिली हैं, कार्यपालिका को क्या क्या मिली है, न्यायपालिका को क्या क्या मिली है, ये शक्तियों का जो विभाजन है ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, संविधान का संघीय स्वरूप क्या हो गया? अच्छा, ये ठीक है, तो हम कहाँ पे थे? संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र ये हो गया था। ठीक है, संविधान का संघीय स्वरूप, यानी कि जो संघीय संविधान है, ठीक है, संविधान का जो संघात्मक लक्षण है, जो संघीय स्वरूप है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। राष्ट्र की एकता और अखंडता जैसे जो तत्व है उसको संशोधन नहीं किया जा सकता। कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात है, उसको संशोधित नहीं किया जा सकता। ठीक है, न्यायिक समीक्षा का जो सिद्धांत है, न्यायिक समीक्षा ये संविधान में वर्णित नहीं है, लेकिन तब भी अनुच्छेद 13, 32 और 226 के तहत जो न्यायिक समीक्षा का जो कॉन्सेप्ट है उसको खत्म नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा से संबंधित जो प्रावधान है उसको न्यून नहीं किया जा सकता। संसदीय प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात है, तो अभी पता नहीं वैसा संशोधन करना भी है या नहीं करना है, लेकिन अभी संसदीय प्रणाली बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और ये तब तक बना रहेगा जब तक कि संशोधन हो नहीं जाता, सुप्रीम कोर्ट मान नहीं लेती है। तो है। ठीक है, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द और असंतुलन। ठीक है, कुछ मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों पर हावी हैं, कुछ नीति डीपीएसपी मौलिक अधिकारों पर हावी हैं। जब हम लोग इसके डिस्कशन करेंगे तो सब बताएंगे। ठीक है, समत्व का सिद्धांत, यानी कि
समत्व का सिद्धांत क्या बोलता है कि जो बराबरी है, ठीक है, दोनों में तत्व एवं सार देखा जाएगा, ठीक है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ठीक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, संविधान संशोधन करने की संसद की सीमित शक्ति, सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिसाब से बोल दिया है कि संसद की सीमित शक्ति, ठीक है, न्याय तक प्रभावकारी पहुंच, मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत या सार तत्व क्या उनसे निकल रहा है, कुछ ऐसा भी चीजें जो इंटरप्रिटेट किया जाता है, जैसे कि नीति का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, वो सब भी इसमें शामिल है, ठीक है, जो इंटरप्रिटेट किए जाएंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट बोल देगी तो भी संशोधन ही नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 32, 136, 141 और 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त शक्तियां, अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शक्तियां, ठीक है। इस प्रकार से ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के भाग हैं और विभिन्न निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने इसको दिया है, ठीक है। अब बात आती है इस पे प्रश्न किस प्रकार के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक तो प्रश्न यूपीएससी ने पूछा था, यूपीपीसीएस ने 2019 में, कि आधारभूत ढांचे के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं और भारतीय संविधान के इसके महत्व का विश्लेषण कीजिए, तब हम लोग जाकर के वो वाला प्रश्न कर लेंगे, ठीक है। ये वाला बाद में देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो एक प्रश्न ये है कि आधारभूत ढांचे के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, भारतीय संविधान के लिए इसके महत्व का विश्लेषण कीजिए। तो अब जल्दी से आप बताइए कि आधारभूत ढांचे के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं और भारतीय संविधान के लिए इसके महत्व का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल या डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, क्या समझते हैं और भारतीय संविधान के लिए इसका महत्व क्या है। तो थोड़ा सा इसमें बताइए, भूमिका में क्या लिखेंगे, मुख्य भाग में क्या लिखेंगे और निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, ठीक है। तो भूमिका, निष्कर्ष, अच्छा कीवर्ड देखिए, कीवर्ड इसमें भूलना नहीं है। जब ऐसे प्रश्न आए जो आप देखिए कि आधारभूत ढांचे क्या है, तो केशवानंद भारती से जरूर जुड़िए। केशवानंद, प्रसिद्ध केशवानंद भारती, बाद में 1973 में सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच, या ये सब नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखिए लेकिन ये बताइए जरूर कि केशवानंद भारती बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था और यह कहीं वर्णित नहीं है, ठीक है, संविधान में कहीं वर्णित नहीं है। अब जल्दी से बताइए इसमें क्या लिखा जा सकता है। ठीक है, तो भूमिका डिस्कस नहीं, मुख्य भाग में, ठीक है। तो देखिए फिर से आ जाता है हम लोग प्रश्न पे। ठीक है, तो अब देखिए भूमिका क्या लिखेंगे, कल पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो भूमिका में आप क्या क्या कीवर्ड डाल सकते हैं, तो पहला तो बताएंगे यहाँ पे भूमिका में कीवर्ड में केशवानंद भारती, बाद में आधारभूत संरचना का प्रारूप, केशवानंद भारती, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया, ठीक है। तो पहले बताएंगे इसमें कि क्यों प्रतिपादित किया था। तो संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है, ठीक है। ऐसे में जो केशवानंद भारतीवाद है उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान के आधारभूत ढांचे को छेड़ने वाला या ढांचे को बिगाड़ने वाला कोई भी संशोधन अमान्य होगा, ठीक है। यानी कि मूल ढांचे को बदलने वाला कोई भी संशोधन अमान्य होगा। या भूमिका में बता देंगे कि आधारभूत ढांचे के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे आधारभूत ढांचे का सिद्धांत 1973 के प्रसिद्ध केशवानंद भारतीवाद में निकला, जो कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधनीयता की शक्ति पर लगाम लगाता है। अब भारतीय संविधान के लिए इसका महत्व का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। अब भारतीय संविधान में इसका क्या महत्व हो सकता है, ठीक है। तो महत्व क्या हो सकता है ये थोड़ा सा बताइए जल्दी से। मुख्य भाग में महत्व लिखेंगे, ठीक है। तो भूमिका समझ में आ गया, मुख्य भाग में जल्दी से बताइए महत्व क्या होगा। तो मैं कुछ पॉइंट लिखता हूँ, ठीक है। तो पहला क्या है कि यह इसका महत्व क्या है, तो एक पहली बात तो ये संविधान में कहीं वर्णित है, तो नहीं, कहीं वर्णित नहीं है। तो ये क्या है, न्यायिक नवाचार, ठीक है। ये नवाचार है, ठीक है, नवाचार है जो क्या करता है, संसद की शक्ति पर, संसद की संविधान संशोधन की शक्ति का दुरुपयोग रोकता है, ठीक है। तो नवाचार है जो दुरुपयोग रोकता है, ठीक है, किसकी, संसद की शक्ति का दुरुपयोग रोकता है, ठीक है, दुरुपयोग रोकता है।
ना। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे कि यह एक न्यायिक नवाचार है जो सुनिश्चित करता है कि संशोधन की जो शक्ति है संसद उसका दुरुपयोग ना करे। ठीक है, पहला चीज। दूसरा क्या है, ये अगर मान लीजिए कोई, हाँ यही लिख देता हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, महत्व की बात कर रहे हैं ना, भारतीय संविधान के लिए इसका महत्व। ठीक है, तो नवाचार है जो दुरुपयोग रोकता है। दूसरा है कि मान लीजिए कोई ऐसा सरकार है, जैसे अभी जो सरकार है मान लीजिए 3-4 बार लगातार है, तो उसके अंदर ये भ्रम हो सकता है कि हम संविधान को में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। तो कभी भी बहुमत वाली जो सरकार है जो बहुत ज्यादा घमंड में रहे, ठीक है, तो ऐसे में ऐसी सरकार द्वारा भारतीय संविधान की मूल प्रकृति से छेड़छाड़ न हो, ये सुनिश्चित करना इसका काम है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो मूल प्रकृति को सुरक्षित रखता है, संविधान की मूल प्रकृति को सुरक्षित रखता है। ठीक है, किससे सुरक्षित रखता है, और किससे रखता है, तो बहुमत वाली सरकार से, बहुमत वाली सरकार से। तो बहुमत वाली सरकार से संविधान की मूल प्रकृति को सुरक्षित रखता है। ठीक है, अगला बिंदु इसमें क्या हो जाएगा, अगला बिंदु हो जाएगा कि एक तो मूल प्रकृति को सुरक्षित रखता है, दूसरा क्या है कि यह सत्तावाद मतलब लोकतंत्र को बनाए रखने में सहायक है। ठीक है, लोकतंत्र को बनाए रखने में सहायक है। कैसे, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये भी क्या है मूल संरचना में लोकतंत्र को बनाए रखने में सहायक है। लोकतंत्र को बनाए रखने में सहायक। ठीक है, क्या होता है कि जब हम लोग अमूमन तो कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन जब भी चुनाव होता है तो आम भारतीय मतदान के माध्यम से अपनी शक्ति बताते हैं कि भाई देखो हमारे अंदर भी कुछ क्षमता है, हमारे अंदर भी कुछ शक्ति है। और अगर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हो ही ना, आपके गए बिना लोग आपका वोट डाल दें, ठीक है, ईवीएम हैक हो जाए, अगर ये सब कॉन्सेप्ट रहें तो फिर जाहिर सी बात है आपका लोकतंत्र में मन नहीं लगेगा। ठीक है, आप फिर ऐसे लोकतंत्र क्या हो जाएगा, घुटनशील हो जाएगा। तो ऐसे में लोकतंत्र को बनाए रखने में ये प्रावधान सहायक है। ठीक है, राज्य के प्रति नागरिकों के अधिकार को सुनिश्चित करता है, मतलब नागरिक अधिकारों की रक्षा। ठीक है, ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा, तो नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा। क्यों, अधिकारों की रक्षा। ठीक है, नागरिक अधिकारों की रक्षा करता है क्योंकि मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, ये सब क्या है संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में दिए गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्या है कि शक्तियों का पृथक्करण था। ठीक है, शक्तियों का जो पृथक्करण है सबकी सीमाएं निर्धारित करता है। ठीक है, तो सीमाएं निर्धारित करता है, यानी कि राज्य के अंगों की सीमाएं। ये राज्य के अंग कौन कौन है, अंगों की सीमाएं निर्धारण। ऐसा नहीं कि कोई राज्य अपने सीमाएं निर्धारण। ठीक है, ऐसा नहीं कि राज्य का कोई अंग आगे निकल जाए, कोई अंग जो है एक दूसरे का टांग खींचे। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अपने हद में रहें। ठीक है, इस प्रकार क्या है विधि का शासन स्थापित करता है। वहां तो क्या है कि सबको विधि के शासन की स्थापना। ठीक है, क्योंकि विधि के शासन ऐसे आप उसमें से सारे जितने भी 18 पॉइंट 20 पॉइंट थे, ठीक है, आप उसमें सब लिख सकते हैं यहाँ पे। तो जितने याद हों वहाँ पे आप विधि के शासन की स्थापना, तो आप इसको जितने भी वहाँ पे पॉइंट हम लोगों ने चर्चा किए थे 18-20 पॉइंट थे, वो सब आप वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, कल्याणकारी राज्य के लिए, लोगों की न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति के लिए, ये सब सिद्धांत क्या है थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब इसमें निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, इस प्रकार आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। ठीक है, निष्कर्ष तो मेरे हिसाब से मुख्य भाग में लिखने के लिए आपके पास पर्याप्त मटेरियल हो जाएगी, जब अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान में रहेगा, और वो एक दिन में ध्यान में नहीं रहेगा। ठीक है, वो एक दिन में ध्यान में नहीं रहेगा। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष प्रकृति जो कि राज्य को जो कि आतताई होने से बचाती है। ठीक है, भारतीय राज्य जो राजनीति की गणराज्यात्मक प्रकृति है, सार्वभौम और लोकतांत्रिक जो मूल्य है, इसको बनाए रखने में योगदान देता है, संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करता है। ये सब उसके महत्व हो जाएंगे। ठीक है, महत्व में आप ये सब चीजें डाल सकते हैं। अब बात आ जाएगी कि ऐसे प्रश्नों में निष्कर्ष क्या लिखें। ठीक है, तो आप ऐसे में लिख सकते हैं इस प्रकार आधारभूत ढांचे का सिद्धांत भारतीय संविधान में शक्तियों के स्पष्ट पृथक्करण के तौर पर
लोग न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आप डाल देंगे निष्कर्ष में, तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका खत्म हो जाएगा। अब एक प्रश्न आता है जो हम लोगों ने ऊपर छोड़ा हुआ था। ठीक है, हाँ, ये संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति एक परिसीमित शक्ति है। अब इसमें बताइए, ये प्रश्न आप लोगों ने कई बार इस पर वो चर्चा हुआ है। इसमें बताइए भूमिका में आप क्या लिखेंगे? भूमिका में, मुख्य भाग में, निष्कर्ष में, इसमें कुछ और भाग भी बनेगा क्या? अच्छा देखिए, हर प्रश्न में भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष ही होता है। अमूमन ये होता है कि निष्कर्ष मुख्य भाग में एक या एक से अधिक भाग बन जाते हैं। ठीक है, तो ये ढांचा आपको याद रख के ही चलना है। ठीक है, निष्कर्ष। अच्छा, ये लिखना नहीं है वहाँ पे, जैसे कई लोग क्या करते हैं पेपर पे लिख देते हैं। जैसे ये A4 साइड का पेपर है, अभी हम लोग एक दिन प्रस्तुति पे बात करेंगे, ऐसा आज बात ही कर लेते हैं। ठीक है, बात ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये आपको बताना था। देखिए, जैसे मान लीजिए ये A4 साइज का पेपर है। ठीक है, ठीक है, ये A4 साइज का पेपर है और ये मान लीजिए इधर से लाइन दी हुई है। ठीक है, और ये लाइन दी हुई है। तो पहली बात तो ये है कि इस लाइन की इधर नहीं लिखना है तो नहीं लिखना है। ठीक है, अगर इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अब बात ये आती है, कई लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखने जा रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे भूमिका। ठीक है, यहाँ पे अगर मुख्य भाग लिखना है तो लिख देंगे मुख्य भाग। ठीक है, यहाँ पे निष्कर्ष लिखना हो तो लिख देंगे निष्कर्ष। तो इन सब चीजों से बचना है, इन सब चीजों को आपको वहाँ पे नहीं दोहराना है। ठीक है, परीक्षक आप ऐसा लिखिए ना कि परीक्षक को पता चल जाए। अब ऐसा भी नहीं लिख सकते कि भूमिका में ये है वो है, ऐसा भी नहीं लिख सकते, लेकिन निष्कर्ष में लिख सकते हैं। निष्कर्षता, समग्रता, ये सब शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन में जैसे बार बार लोग पूछते हैं सर प्रस्तुति क्या है, तो प्रस्तुति ये है कि जब भी आप लिखें तो कोशिश करें कि यहाँ से 25% आगे, यानी कि यहाँ से लेखन शुरू करें। ठीक है, ऐसे देखिए, ये पैराग्राफ ऐसे लिखते जा रहे हैं, ये पैराग्राफ ऐसे लिखते जा रहे हैं, ऐसे पैराग्राफ यहाँ पे भूमिका लिखा। ठीक है, 2-3 लाइन 4 लाइन में भूमिका लिखी और ये भूमिका के यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गई, फिर अगला जब पैरा शुरू करना है फिर यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, तो इसी के सिधाई में थोड़ा सा, अच्छा यहाँ से इसके बीच में थोड़ा सा गैप दे दीजिए, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा गैप क्रिएट करेंगे तो फायदा ये रहेगा कि परीक्षक थोड़ा सा प्रभावित होता है अगर अच्छी प्रस्तुति रहती है। तो यहाँ से लिखा, यहाँ से लिखा। ठीक है, ऐसे लिखते गए। फिर ये पेज मान लीजिए थोड़ा सा, ये पेज आधे पेज तक आगे लिखते। ठीक है, फिर वहाँ से कैसे लिखना है, मान लीजिए इसमें अगर आपको भूगोल या फिर अन्य किसी जिसमें डायग्राम की जरूरत है तो बीच न पेज के ऊपर, न जस्ट भूमिका के बाद आप बना सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि भूमिका के ऊपर ही बना देते हैं या फिर भूमिका के नीचे बना देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बीच में बनाइए और कोशिश करिए कि पेज के नीचे तक होना है। ठीक है, तो यहाँ पे चित्र बना दिया, मान लीजिए चित्र बनाना है, केस स्टडी लिखना है, केस स्टडी लिख दिया। अब फिर यहाँ से लिखना शुरू करिए। ठीक है, यहाँ से लिखना शुरू करिए। ठीक है, कोशिश कीजिए कि प्रस्तुति लगभग ऐसी हो, वहाँ पे देखने पे परीक्षक को मजा आए। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे भूमिका में क्या लिखेंगे। एक बार प्रश्न देख लेता हूँ। ठीक है, तो भूमिका में बताइए यहाँ पे जल्दी से क्या लिखा जाएगा इस प्रश्न की भूमिका। तो प्रश्न क्या है, हाँ, संविधान के संशोधन शक्ति एक परिसीमित शक्ति और नहीं किया सकता। ठीक है, तो अब बताइए इसमें भूमिका में आप क्या लिखेंगे। तो भूमिका में आप बताएंगे अनुच्छेद 368 के बारे में पूछा है, तो भूमिका में अनुच्छेद 368 की चर्चा करेंगे। ठीक है, कि संविधान का अनुच्छेद 368 क्या करता है। ठीक है, क्या करता है संविधान का अनुच्छेद 368। ठीक है, तो संविधान का अनुच्छेद 368 क्या करता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को विधि निर्धारण प्रक्रिया के अनुसार विधि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार संविधान के किसी उपबंध के में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, अब बात आती है, ये भूमिका आप इतने में लिख देंगे तो काम चल जाएगा। यहाँ पे बस 2 लाइन का भूमिका कि अनुच्छेद 368 संविधान को संसद को संविधान के किसी भाग में संशोधन करने की शक्ति, साधारण ये ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे आप लिखेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संविधान के किसी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति देता है। ठीक है, संविधान संशोधन कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, संवर्धन कर सकता है, निरसन कर सकता है या प्रभाव सीमित कर सकता है। जैसे कि अनुच्छेद 370 का प्रभाव सीमित हुआ था, लेकिन वो 368 के तहत नहीं हुआ था, इस चीज को ध्यान में रखना है।
ठीक है। तो अनुच्छेद 368 की चर्चा अगर हम लोग करेंगे तो फिर यहाँ पे आप लोग पहले तो भूमिका में ये बता देंगे कि अनुच्छेद 368 क्या है, ठीक है। फिर बताएंगे कि अनुच्छेद 368 के तहत दो भूमिका के बाद नीचे, ठीक है, यहाँ पे भूमिका के बाद नीचे शॉर्ट तो बताएंगे अनुच्छेद 368, या इसको ऐसे डायग्राम से बता सकते हैं, ऐसे गोल से घेरे, यहाँ पे बीच में लेते आता हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसे देखिए अनुच्छेद 368 और यहाँ एक डायग्राम बनाए, ठीक है। फिर बता दिए ऊपर क्या कि ऐसे 3-4 तीर बना दीजिए, ठीक है। पहला क्या है कि इसके तहत जो संशोधन होता है वो अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन है वो पहला तो क्या है कि यह 2/3 विशेष बहुमत प्लस उपस्थित एवं मत देने वाले का 2/3, उपस्थित एवं मतदान का 2/3, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आप क्या डालेंगे, संघीय विशेष बहुमत, ठीक है, संघीय, यहाँ पे ये चीज नहीं लिखना है, ये गलत हो गया, यहाँ पे लिखिए कि विशेष बहुमत से संशोधन, विशेष बहुमत से संशोधन, और ये क्या है, विशेष बहुमत से संशोधन कि बहुमत या अत्यंतिक बहुमत, ठीक है, और प्लस उपस्थित एवं मतदान देने वाले का 2/3 का बहुमत, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, संघीय प्रावधानों वाले विषयों में आधे राज्यों की अनुसमर्थन की आवश्यकता, आधे राज्य के समर्थन की आवश्यकता, ठीक है, समर्थन की आवश्यकता होगी। तो एक हो गया विशेष बहुमत से समर्थन, एक होता है ये। फिर दूसरा क्या है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है, अधिनियम द्वारा, ठीक है। तीसरा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं, ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं, पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं, ठीक है। ये प्रस्तुति थोड़ा सा बीच में आप लोग लिख देंगे, थोड़ा सा मैं लिखने में गड़बड़ कर दिया हूँ, राइटिंग थोड़ी सी गंदी हुई है, लेकिन ये लिख देंगे तो आपको परीक्षा को लगेगा कि हाँ आपको अनुच्छेद 368 के बारे में विस्तृत रूप से पता है, ठीक है। इसको आप लिख देंगे। उसके बाद फिर ये अब मुख्य भाग की बात आ जाती है, तो ये मुख्य भाग और भूमिका के बीच में लिखना है, ठीक है। अब मुख्य भाग में यहाँ क्या लिखेंगे, मुख्य भाग में ठीक है। तो मुख्य भाग में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि संविधान का संशोधन करने की शक्ति एक परिसीमित शक्ति है और इसके अत्यंतिक शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता। इसका तो क्या लोग व्याख्या कीजिए कि क्या संसद अनुच्छेद, ठीक है। अब आप इसमें बताएंगे केशवानंद भारतीवाद से फिर मुख्य भाग में शुरू करेंगे, ठीक है। और उसमें क्या बताएंगे कि केशवानंद भारतीवाद में, ठीक है, मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया। आप ऐसे बताएंगे कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, संसद ने कई बार संघ और राज्यों के मध्य संघीय संबंधों से जो जुड़े मुद्दे हैं या फिर राज्यों के जो मुद्दे हैं या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मुद्दे हैं, कुछ सीमा तक अनुच्छेद 368 का उल्लंघन देखा है। तो ऐसे में विभिन्न निर्णयों के क्रमिक विकास के तौर पे केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया, ठीक है। और मूल ढांचे के सिद्धांत के उद्भव और अनुप्रयोग में जो ये चीजें हैं बताई गई हैं कि संसद की शक्ति एक परिसीमित है और इसे अत्यंतिक शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता, ये कथन ही था सर्वोच्च न्यायालय का, ठीक है। तो फिर आपको वहां पे बताना है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन की शक्ति विशेषीकरण करके मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती है। और फिर आप उसमें वहां पे तर्क देंगे क्या क्या कि एक तो ये है कि अगर ऐसा कोई संशोधन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी जांच करेगा,
वो केवल संशोधन करने से नहीं हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय जांच करेगा। पहली चीज ये है कि दूसरी चीज ये है कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट दिया है उसमें जो जो चीजें शामिल है उस पर संसद संशोधन नहीं कर सकती है, ठीक है। इन सब चीजों को आप बताएंगे, फिर विभिन्न वादों को बताते हुए आप अंत में मुख्य भाग में इन चीजों को रखेंगे, ठीक है। मुख्य भाग में बेसिकली आपको चर्चा करना पड़ेगा कि मूल ढांचे के सिद्धांत को नष्ट नहीं कर सकता है। तो इसमें आपको थोड़ा सा जो गोलकनाथवाद था, उसके पहले जो गोलकनाथवाद था, फिर केशवानंद भारतीवाद था, इसके बाद मिनर्वा मिल्सवाद था, चंद्र कुमारवाद था। इसमें जो भी प्रमुख तथ्य थे, जैसे केशवानंद भारतीवाद की अगर हम बात करें तो केशवानंद भारतीवाद में बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी। गोलकनाथवाद में बताया गया था कि संविधान में संशोधन कर सकती है, मतलब जो सरकार है अगर संविधान में संशोधन कर मतलब मौलिक अधिकारों में संशोधन करती है तो ऐसे संशोधन निष्प्रभावी होंगे, ठीक है। मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, ये बात की गई थी। तो और जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया था केशवानंद भारतीवाद में, उसमें बोला गया था कि संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति एक परिसीमित शक्ति है और इसे अत्यंतिक शक्ति के रूप में विस्तृत नहीं किया जा सकता था, ठीक है। ये स्टेटमेंट ही सर्वोच्च न्यायालय ने वहाँ पे दिया हुआ था। तो ऐसे में इसमें आपको थोड़ी थोड़ी चीजें वहाँ पे एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, ठीक है। एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। अंत में आप निष्कर्ष दे सकते हैं कि संसद को जो ये संविधान की जो संसद को संशोधनीयता की जो शक्ति है वो अपने आप में प्रतिबंधित है और संविधान की सर्वोच्चता को लागू करने के लिए जो न्यायपालिका है वो बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए देखती है कि जो संशोधन किया जा रहा है वो संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करने के साथ साथ बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं या नहीं, ठीक है। तो इसके साथ अपने उत्तर को आप समाप्त कर सकते हैं। अब आज का जो लास्ट प्रश्न है उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो मूल संरचना के जो तत्व हैं इसमें से आपको कुछ कुछ वहां पे रख करके चर्चा करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, ये प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रकृति संघीय है या एकात्मक, परीक्षण कीजिए, ठीक है। तो अब इसमें जो है आपको कमेंट करके ये बताइए कि संविधान की कौन सी ऐसी प्रकृति है जो संघीय, मतलब संविधान का ऐसा कौन कौन सा तत्व है जो संघीय है और कौन कौन सा ऐसा तत्व है जो एकात्मक है, ठीक है। आप कमेंट करके तब तक बताइए। ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि भारतीय संविधान की प्रकृति संघीय या एकात्मक, इसमें भूमिका में आप क्या लिखेंगे, ठीक है। तो किसी विद्याचार्य की जी है कि ब्लफबाजी तो नहीं करनी चाहिए, कभी परीक्षा के सामने ब्लफबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो आपसे ज्यादा जानकार है। लेकिन ऐसी स्थिति में कुछ आवाज गूंज रही, ठीक है, कोई बात नहीं। तो भारतीय संविधान की प्रकृति संघीय या एकात्मक परीक्षण कीजिए, इसमें आप भूमिका में क्या लिख सकते हैं और मुख्य भाग में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, ठीक है। भूमिका में क्या लिखेंगे, मुख्य भाग में क्या लिखेंगे और निष्कर्ष में क्या लिखेंगे। तो मुख्य भाग में तो देखिए आसान है, ऐसे प्रश्नों में मुख्य भाग आसान होता है। इसमें आप बताएंगे कि संविधान की प्रकृति संघीय क्या क्या है और दूसरा एकात्मक क्या क्या है, ठीक है। दो भाग इसमें बता लेंगे मुख्य भाग में, ठीक है। और निष्कर्ष भी इसमें का आसान, आप बताएंगे कि भारतीय संविधान दोनों में सामंजस्य करके चलता है। भूमिका ऐसे प्रश्नों में आपकी पता चल जाती है कि आपकी पकड़ कैसी है, ठीक है। तो आप भूमिका में यहाँ पे बता सकते हैं कि भारतीय संविधान संघीय और एकात्मक दोनों संविधान के लक्षण मिलते हैं क्योंकि भारत की भौगोलिकता अच्छी खासी है, भारत में विविधता है, विभिन्न भाषाई जातीय जनजातीयता, ठीक है, धार्मिक विविधता है, ठीक है। इसके कारण संविधान की जो प्रकृति है वो दोनों में संघीय और एकात्मक दोनों लक्षणों को लेकर के साथ चलती है, समय के साथ संघात्मक हो जाती है, समय के साथ एकात्मक हो जाती है, ठीक है। तो भूमिका आप इसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं 40 से 50 शब्दों में, ठीक है। फिर मुख्य भाग में यहाँ पे, ठीक है, मुख्य भाग में आप यहाँ पे क्या बता सकते हैं, मुख्य भाग में तो संघीय लक्षण क्या क्या संघीय लक्षण है, ठीक है, और एकात्मक लक्षण क्या क्या एकात्मक लक्षण है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए संघीय लक्षण क्या क्या है, एकात्मक लक्षण क्या क्या है। तो संघीय लक्षण क्या क्या है, तो केंद्र व राज्य का सह अस्तित्व या दो स्तरों पे सरकार, ठीक है। हालांकि 3 स्तर है लेकिन संघीय संघ में, ठीक है, भारतीय संघ में जो राज्य है और केंद्र है, ठीक है। तो संघीय लक्षण क्या क्या है, राज्य व केंद्र
स्तर पर सरकार, ठीक है। और क्या क्या संघीय लक्षण हो सकते हैं, ठीक है। तो राज्य एवं केंद्र के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, विषयों का, सॉरी विषयों का नहीं, शक्तियों का नहीं, विषयों का, ठीक है। तो दूसरा संघीय लक्षण क्या है, विषयों का स्पष्ट विभाजन। ये सर्वोच्च विषयों का ये संविधान देता है, ठीक है। विषयों का स्पष्ट विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची, विषयों का स्पष्ट विभाजन, ठीक है। विषयों का स्पष्ट विभाजन मिलता है। इसके अलावा क्या है, केंद्र व राज्य के बीच अगर विवाद होता है तो उच्चतम न्यायालय के प्राधिकार, विवाद की स्थिति में, केंद्र व राज्य के बीच विवाद की स्थिति में, विवाद की स्थिति में, अभी जैसे अनुच्छेद 131 के तहत छत्तीसगढ़ वगैरह राज्य सर्वोच्च न्यायालय गए हैं, तो विवाद की स्थिति में उच्चतम न्यायालय के प्राधिकार, ठीक है। अगर कोई विवाद होगा तो क्या हो जाएगा, संघीय लक्षण है, बताएगा कि उसको दूर करेगा, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के प्राधिकार। और क्या क्या हो सकती है, केंद्र स्तर पे राज्यों का प्रतिनिधित्व, तो राज्यसभा का होना, ठीक है, राज्यसभा का होना, राज्यसभा का होना, ठीक है। और क्या क्या लक्षण हो सकती हैं, तो क्या नाम है, संघीय लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, और स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय का प्राधिकार यहाँ पे लिख लीजिए, स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है। और एकात्मक लक्षणों में कुछ बताइए तब तक, एकात्मक लक्षणों में और क्या क्या हो सकते हैं, तो भारतीय संघ जो है वो केंद्र, मतलब जो संविधान के एकात्मक लक्षण क्या हो सकते हैं, एक तो राज्य विनाशी है, ठीक है, राज्यों का कोई अस्तित्व नहीं है, कल को उत्तर प्रदेश राज्य खत्म हो सकता है, ठीक है, राज्य विनाशी है, ये क्या है, एकात्मक लक्षण है, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां कहाँ हैं, संसद के पास, अवशिष्ट शक्ति संसद के पास, संसद के पास, ठीक है, अवशिष्ट शक्ति संसद के पास। विषयों का विभाजन इस प्रकार है कि महत्वपूर्ण विषय किसके पास है, केंद्र के पास, ठीक है, महत्वपूर्ण विषय केंद्र के पास, महत्वपूर्ण विषय केंद्र के पास, ठीक है। इसके अलावा एकीकृत न्यायपालिका, इसमें सर्वोच्च वहाँ पे क्या था, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये एकीकृत न्यायपालिका, ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका, ठीक है। इस प्रकार विभिन्न हैं, ठीक है, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं हैं, एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता जैसे प्रावधान है, ठीक है, एकल नागरिकता हो गई, ठीक है, विविध अखिल भारतीय सेवाएं होंगी, हो गई। इसके अलावा जो वित्त है, वित्त पे बेसिकली वित्त आयोग के माध्यम से या जिस भी माध्यम से मुख्यतः केंद्र के पास ही शक्तियां ज्यादा हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप इसको डाल सकते हैं। फिर आप बताएंगे निष्कर्ष में आप बता सकते हैं कि भारतीय संविधान एक लचीला संविधान है जो आपातकाल, इसमें एकात्मक में आपातकाल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, आपातकालीन प्रावधान, ठीक है। तो आप बताएंगे कि विशिष्ट संविधान है जो कि दोनों लक्षणों को साथ लेकर के चलता है, मांग अनुसार ये संघात्मक भी हो जा सकता है और मांग अनुसार ये एकात्मक भी हो जाता है। इस प्रकार अपने उत्तर को कंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हमारी कोशिश ये रहेगी, जैसे पिछले क्लास में ये छूट गया था, ठीक है, ये 5-5-10 क्वेश्चन हो गए थे। अब अगले क्लास में हम लोग करेंगे ये कि नागरिकता के संबंधित जो प्रश्न हैं, जैसे सीए वगैरह के जो अमेंडमेंट है, या मैं नागरिकता वहाँ पर पढ़ाने नहीं आऊँगा, बेसिकली जो क्वेश्चन उससे बन सकेंगे उसको थोड़ा सा एक बार देखते हैं। तो नागरिकता के जो प्रश्न है वो देख लेंगे और भारतीय राज्य एवं इसके संबंधित जो प्रश्न है, ठीक है, उसको कल कवर करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।